स्वागत है दोस्तों आपके अपने चैनल फ्यूचर पर, जिसमें हम लेकर आए हैं मार्च महीने के करंट अफेयर्स जो आपके परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण और प्रासंगिक है। तो शुरू करते हैं। भारत प्रौद्योगिकी या टेक्नोलॉजी के जरिए 2047 तक विकसित राष्ट्र बनेगा, ऐसा लक्ष्य भारत के प्रधानमंत्री ने रखा है। और विकसित राष्ट्र के राह में आने वाले समस्याओं को पहचानने के लिए एआई का सहारा लिया जाएगा। दुनिया के सभी शोर शराबे से दूर भारत में वैश्विक इंटेलिजेंस या वैश्विक आसूचना प्रमुखों का कॉन्फ्रेंस दिल्ली में आयोजित किया गया। यह रायसीन डायलॉग में हुआ। विश्व की कई प्रमुख उच्च शिक्षा संस्थान भारत में अपना कैंपस खोल सकती हैं, इसकी अनुमति यूजीसी द्वारा दी गई। इसके साथ ही अब कई शीर्ष भारतीय उच्च शिक्षा संस्थान विदेशों में भी अपना कैंपस खोल सकते हैं। केंद्र के विधि और न्याय मंत्रालय ने टेली लॉ के माध्यम से देश के प्री लिटिगेशन मैकेनिज्म को मजबूत करने के लिए दिशा कार्यक्रम शुरुआत किया है। इसके जरिए देश के 27 राज्यों के 112 आकांक्षी जिलों में वहां के निवासियों को उनके अधिकार से परिचित कराया जाएगा या अन्य कानूनी सहायताएं दी जाएंगी। इसी बीच नॉर्थ ईस्ट के 3 राज्यों नागालैंड, मेघालय और त्रिपुरा में चुनाव हुआ है। नागालैंड में नेफ्यू रियो 5वीं बार सीएम बने हैं और मेघालय में कोनराड संगमा दूसरी बार सीएम बने हैं। ये उनका सीट है, किसको कितनी सीट मिली है किस राज्य में। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा चुनाव आयुक्त के नियुक्ति से संबंधित एक फैसला दिया गया है, जिसमें चुनाव आयुक्त की नियुक्ति के लिए एक पैनल की बात की गई है। इस पैनल में पीएम, नेता विपक्ष और सीजीआई रहेंगे। जो मतदाता विदेशों में रहते हैं उन्हें भी वोटिंग की सुविधा देने की बात चल रही है। इसके तहत ई पोस्टल के द्वारा मतदाता अपना मतदान कर सकते हैं, ऐसा प्रस्ताव पेश किया गया है। निर्वाचन आयोग ने कहा है कि कर्नाटक के आगामी विधानसभा चुनाव में 80 वर्ष से अधिक आयु के लोग और दिव्यांग घर से ही मतदान कर सकते हैं। आरटीआई पर गैर भारतीयों का भी अधिकार है। दिल्ली हाईकोर्ट ने एक आदेश में कहा है कि गैर नागरिकों को सूचना मांगने से रोका नहीं जा सकता है। उत्तराखंड का उच्च न्यायालय नैनीताल से हल्द्वानी शिफ्ट हो जाएगा। इस प्रश्न के आने की पूरी संभावना है, विशेष रूप से उत्तराखंड में। बार काउंसिल इंडिया ने विदेशी लॉ फर्म को भारत में प्रवेश की अनुमति दे दी है, लेकिन विदेशी वकील या लॉ फर्म केवल सीमित मामले में ही भारत में कार्य कर सकेंगे। अभी वो अपीयर नहीं हो सकते कोर्ट वगैरह में। आईएएस और आईपीएस को शेयर मार्केट में निवेश करने के लिए एक नया नियम बनाया गया है। इसके तहत वो अपने 6 माह के बेसिक सैलरी से ज़्यादा निवेश करेंगे तो उन्हें इसकी सूचना देनी पड़ेगी। केरल की राजधानी थिरुवनंतपुरम में अट्टकुल पोंगल मनाया गया है। महात्मा बुद्ध के प्रथम उपदेश स्थल सारनाथ में धमेक स्तूप को संरक्षित करने के लिए उस पर रासायनिक लेप लगाया जा रहा है। स्कूलों में दूसरे बच्चों की तरह अब ट्रांसजेंडर बच्चे भी बगैर किसी भेदभाव के पढ़ाई कर सकेंगे। स्कूलों में ट्रांसजेंडर बच्चों के अनुकूल माहौल बनाने और उन्हें स्कूली शिक्षा से जोड़ने के लिए केंद्र जल्द ही देश भर में नया अभियान शुरू करेगा। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना का उद्देश्य कारीगरों की मदद करना है। आईपीसीसी की एक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2050 तक 40% भारतीय जल के संकट से जूझेंगे और ऐसे किसी संकट का निदान मिशन लाइफ कर सकता है। संयुक्त राष्ट्र के प्रतिनिधि ने नमामि गंगे मिशन की प्रशंसा की है। मिशन अरिकोम्पन है, यह असल में जंगली हाथियों से संबंधित है। 10 ग्राम पंचायत जंगली हाथियों से परेशान थी, उसके निदान से संबंधित ये मिशन है। असम के कार्बी एंगलोंग जिले में सोकरा मिसवा त्योहार में स्थानीय युवा सकर सता नामक टोपी पहनकर परफॉर्मेंस करते हैं। श्रीनगर में मंगलेश्वर भैरव मंदिर का जीर्णोद्धार किया गया। यह 2014 के बाढ़ में क्षतिग्रस्त हो गया था। करतारपुर की तर्ज पर शारदा पीठ के लिए भी कॉरिडोर बनने की बात चल रही है। प्रमुख उर्वरक कंपनी इफ्को ओडिशा के पारादीप संयंत्र से अगले कुछ महीनों में नैनो डी अमोनिया फॉस्फेट DAP का उत्पादन शुरू करने वाली है। स्पाइसेस बोर्ड इंडिया और सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन की गई है, जिसके तहत मसालों के लिए एक इंक्यूबेशन सेंटर बनाया जाएगा, जिसमें इससे संबंधित स्टार्टअप्स को सुविधाएं दी जाएंगी। द फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स ऑफ इंडिया FSSAI ने ग्लोबल मिलेट सम्मेलन में बाजरे से संबंधित मानकों का सार संग्रह जारी किया है और बाजरा और अन्य मोटे अनाजों के उत्पादकों, किसानों और कारोबारियों की पहुंच विदेशी बाजार तक हो सकती है, जिससे उन्हें विदेशी मुद्रा प्राप्त हो सकती है, उनकी आय में वृद्धि हो जाएगी। भारत वर्ष 2033-34 तक विश्व के कुल दूध उत्पादन में 33% हिस्सेदारी करेगा। हाल ही में IIT मद्रास द्वारा थर्मोकेमिकल तकनीक का विकास किया गया है, जिसमें कृषि अवशेष या कृषि में बचे हुए पदार्थों से उपयोगी पदार्थों का निर्माण किया जाएगा, खासकर एक्टिव चारकोल आदि।
पीएम मित्रा योजना के तहत मेगा टेक्सटाइल पार्क का निर्माण किया जा रहा है, जिससे वस्त्र उत्पादन की गति में वृद्धि होगी। इससे उत्पादन लागत में कमी आएगी और रोजगार में वृद्धि होगी। देश में 1 दर्जन से अधिक गैस पाइपलाइन है, जिनसे प्राप्त होने वाले गैस का मूल्य अलग अलग होता है, किंतु 1 अप्रैल से उनका एकीकृत मूल्य निर्धारित कर दिया गया है। भारत इंफ्रा में अमेरिका से दुगना खर्च करता है और यही विकास का मार्ग प्रशस्त करेगा। जहां पर इंफ्रा जितना ज़्यादा स्ट्रांग होता है, वहां का विकास उतना ही ज़्यादा होता है। विद्युत मंत्रालय या भारत सरकार ने स्मार्ट ट्रांसमिशन सिस्टम को अपनाया है, जिससे विद्युत के ट्रांसमिशन का रियल टाइम मॉनिटरिंग किया जा सकेगा। इससे ऑटोमेटेड ऑपरेटिंग ग्रिड हो सकेगा और ज़्यादा बेहतर मूल्यांकन किया जा सकेगा। जल के ऊपर तैरते हुए सोलर पैनल ज़्यादा उपयोगी होते हैं और ये भले ज़मीन पर स्थापित किए जाने वाले सोलर पैनल से 25% महंगे होते हैं, किंतु इनका लाभ यह है कि इससे ज़मीन की ज़रूरत नहीं पड़ती। नदी जहाँ पर है वहाँ पर आप, या जहाँ पे भी तालाब है वहाँ पे इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। रैपिड ट्रेन में QR कोड से सारा काम होगा। रेलवे ने इसरो के साथ टाई अप किया है ताकि रेलवे को रियल टाइम में ट्रैक किया जा सके। जम्मू कश्मीर में सिंधु नदी पर आर्च ब्रिज बनकर तैयार हो गया है। यह आर्च ब्रिज गांदरबल जिले में बना है और कश्मीर संभाग में इस तरह का यह पहला पुल है। यह चेनाब नदी पर स्थित दुनिया की सबसे ऊंची रेलवे ब्रिज है। यह जम्मू कश्मीर के रईसी डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। भारत का पहला केबल आधारित रेलवे ब्रिज बनकर तैयार होने वाला है। यह भी जम्मू कश्मीर के रईसी जिले में है। श्रीनगर और लेह के बीच सुरंग बनने वाला है। यह एशिया की सबसे बड़ी सुरंग जोजिला 2024 में बनकर पूरा हो जाएगी, ऐसा उम्मीद लगाया जा रहा है। यह लगभग 6.5 किलोमीटर लंबी होगी। 23 नदियों में जहाज परिवहन प्रणाली को विकसित किया जाएगा, जिसमें यात्रियों और मालवाहक जहाज़ों की आवागमन की सुविधा होगी। कोची वाटर मेट्रो दुनिया में अपने प्रकार का पहला मेट्रो सुविधा है। भारत जल्द ही अपना हाई एल्टीट्यूड प्लेटफॉर्म बनाने वाला है। इसका पहला प्रोटोटाइप बनकर तैयार है और यह एक ड्रोन की तरह होगा, लेकिन अंतर यह है कि यह बहुत ऊंचाई उड़ सकता है, यानी 18 से 20 किलोमीटर ऊंचाई उड़ेगा। यह सैटेलाइट के सारे काम कर सकता है। इसको नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरी द्वारा बनाया गया है। नोएडा में देश का सबसे बड़ा हेलीपोर्ट बनने वाला है। दक्षिण एशिया के सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट का दर्जा इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट को मिला है, जिसे हम लोग IGI एयरपोर्ट भी कहते हैं। केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान या CSIR और भारतीय कंपनी आर्सेलर मित्तल निप्पन स्टील ने एक MOU पे हस्ताक्षर किया है। इसके तहत CSIR स्टील कंपनी को ऐसी तकनीक मुहैया कराएगी जिसके तहत स्टील उद्योग से निकलने वाले वेस्ट मटेरियल का इस्तेमाल सड़क निर्माण में किया जा सकेगा। नेशनल रोड सेफ्टी प्लान के तहत ड्राइवरों का विजन स्क्रीनिंग भी कराया जाएगा, ताकि सड़क दुर्घटनाओं को नियंत्रित किया जा सके, रोड एक्सीडेंट्स को कम किया जा सके। भारत 2025-26 तक कोयले का शुद्ध निर्यातक बन जाएगा। भारत का यह लक्ष्य है कि ऊर्जा क्षेत्र में 2047 तक भारत आत्मनिर्भर हो जाए। भारत सरकार ने उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना के तहत हाइड्रोजन फ्यूल सेल संचालित 5 वाहन कंपनियों को मंजूरी प्रदान की है। अगर यह सक्सेस हो जाता है तो भविष्य में ऐसी गाड़ियां बनेंगी जिनमें हाइड्रोजन को ईंधन के तौर पर या फ्यूल के तौर पर प्रयोग किया जाएगा और इसमें उत्सर्जन के रूप में केवल जलवाष्प निकलेगा, जिससे 0 पर्यावरण प्रदूषण होगा। सरकार नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता बढ़ाने में तेजी लाएगी। इसके लिए केंद्र सरकार ने 2030 तक भारत में नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में 5 लाख मेगावाट बिजली उत्पादन क्षमता करने का लक्ष्य रख रही है और बहुत जल्दी ही भारत पवन ऊर्जा उत्पादन में भी वैश्विक हब बनकर उभरेगा। एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी के तकनीक से कोलार गोल्डफील्ड या KGF के बंद पड़े सोने के खानों से ऊर्जा उत्पादन किया जा सकेगा। कैंपा कोला भारतीय सॉफ्ट ड्रिंक है जो कोका कोला के भारत में प्रवेश के बाद लगभग समाप्त हो गया था, जिससे रिलायंस अब एक बार पुनः पेश करेगी। HUL या हिंदुस्तान यूनिलीवर्स की कमान रोहित जावा संभालेंगे। वह इस कंपनी के प्रबंध निदेशक और CEO होंगे। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया। नागालैंड में पहली बार महिला MLA चुनी गई। हेकानी जाखालू और साल होऊ तोनोऊ कुर्से हैं और पहली महिला MLA के बाद साल होऊ तोनोऊ कुर्से नागालैंड की पहली महिला मिनिस्टर भी बनी है। कर्नल गीता लद्दाख में सेना का नेतृत्व करेंगी। सालिजा धामी वायुसेना के लड़ाकू इकाई की पहली महिला कमांडर बनी हैं। IPS अधिकारी रश्मि शुक्ला सशस्त्र सीमा बल की DG नियुक्त हुई हैं। एशिया की पहली महिला लोको पायलट सुरेखा ने वंदे भारत ट्रेन चलाया। महिलाओं को सशक्त और समर्थ बनाने के लिए देश के हर जिले में होगा महिला सशक्तिकरण हब। निवेश के क्षेत्र में भी महिलाएं पुरुष से ज़्यादा पीछे नहीं हैं। यूनाइटेड नेशन के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस का कहना है कि लैंगिक समानता लाने में 300 वर्ष लगेगा। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार तालिबानी शासन में अफगानिस्तान महिलाओं के लिए सबसे दमनकारी देश है।
हिमाचल प्रदेश में 1 अप्रैल से ओल्ड पेंशन स्कीम फिर से शुरू कर दिया गया है। दिल्ली सरकार द्वारा सरकारी स्कूलों में हैप्पीनेस करिकुलम को शिक्षा में शामिल किया गया है, जिससे लोगों को खुश रहना सिखाया जाएगा। मध्य प्रदेश में लाडली बहना योजना शुरू किया गया है, जिसके तहत पात्र महिलाओं को 1000 रुपये मासिक आर्थिक सहायता मिलेगी। किसी भी राज्य सरकार द्वारा अपने योजनाओं का प्रचार किया जाता है, इसीलिए राज्य सरकार के कुछ प्रचार को उठाया गया है। आप जिस राज्य से संबंधित हैं तो उस राज्य के योजनाओं को देख लीजिएगा। इसमें से मध्य प्रदेश में यूथ महापंचायत हुआ है भोपाल में, लाडली बहना योजना, लाडली लक्ष्मी योजना। उत्तर प्रदेश में पहले इलेक्ट्रिक पशु सौदाह गृह का लोकार्पण किया गया है और यह इलेक्ट्रिक पशु सौदाह गृह बनारस के जालूपुर गांव में स्थित है और बनारस में ही रोपवे का शिलान्यास किया गया है। बनारस दुनिया में रोपवे के जरिए आवागमन की सुविधा उपलब्ध कराने वाला तीसरा देश है। ऐसे 2 अन्य देश बोलीविया के लोपेड और मैक्सिको हैं, जहां पर रोपवे का प्रयोग आवागमन के लिए किया जाता है। ये उत्तर प्रदेश, इसमें कुछ काम की चीजें देख लीजिए। जैसे उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक एयरपोर्ट है, जिसमें से 9 एयरपोर्ट संचालित है और 12 निर्माणाधीन है। सर्वाधिक शहरों मेट्रो सेवा वाला भी उत्तर प्रदेश राज्य है। सर्वाधिक MSME वाला राज्य भी उत्तर प्रदेश है और रेवेन्यू सरप्लस स्टेट भी है और यहाँ पर डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हब भी है। तो इन तथ्यों को देख लीजिएगा जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। ये भी उत्तर प्रदेश सरकार का है और लचित बोरफुकन के एक फोटो को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया है। ये छत्तीसगढ़ की योजना है, वृक्ष संपदा योजना, ये याद रखिएगा। झारखंड की योजना याद रखिए, पारदेशीय छात्रवृत्ति योजना। हल्द्वानी में बनेगा उत्तराखंड का पहला खेल विश्वविद्यालय और उत्तराखंड में G20 की मीटिंग होगी। हरियाणा में भी G20 की मीटिंग होगी। G20 के मीटिंग्स में मल्टीलेटरल रिफॉर्म को प्राथमिकता दी जाएगी। इसके अलावा AI और ब्लू इकोनॉमी पर भी फोकस रहेगा। G20 में एक समिति बन गई है जो IMF और विश्व बैंक में सुधार की योजना तैयार करेगा। अरुणाचल प्रदेश में आयोजित होने वाले G20 मीटिंग में चीन शामिल नहीं होगा। चेन्नई में G20 फ्रेमवर्क के वर्किंग ग्रुप का दूसरा मीटिंग होगा। भारत MSP के रूप में कृषकों को बहुत ज़्यादा सब्सिडी देता है, जो WTO में चर्चा का विषय बना हुआ है या बर्निंग इशू बना हुआ है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने किरीट पारेख समिति के प्रमुख सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है। क्रिप्टो करेंसी पर मनी लॉन्ड्रिंग का प्रावधान लागू होगा, यानी कि अगर क्रिप्टो करेंसी के द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग का काम किया जाता है तो कानूनी कार्रवाई हो सकती है। अमेरिका की सिलिकॉन वैली बैंक, जिसे SVB भी कहा जाता है, जिसे स्टार्टअप का बैंक भी कहा जाता है, वहाँ पर स्टार्टअप कंपनियाँ अपना फंड रखती थी या अपना धन रखती थी और अमेरिका के अलावा कई भारतीय कंपनियाँ भी यहाँ पर अपना धन रखती थी। वो डूब गई है। अच्छा, डूबी क्यों? इसके पीछे का तथ्य यह है कि सिलिकॉन वैली बैंक इन्होंने क्या किया कि सबसे पहले फेडरल रिजर्व्स के प्रावधानों से छूट प्राप्त कर ली। इसके बाद जो शॉर्ट टर्म डिपॉजिट्स है, जैसे सेविंग्स और करंट अकाउंट के डिपॉजिट्स, उनको लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट कर दिया। अब जब सेविंग्स डिपॉजिट और करंट डिपॉजिट को इन्होंने लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया, उसी दौरान आ गया कोरोना महामारी। ये 5 वर्ष का निवेश था। अब जब जमाकर्ताओं ने अपने धन की मांग की तो इन्होंने अचानक ही 5 वर्ष से पहले ही उस निवेश राशि को निकाल लिया, जिससे बैंक को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। करीब 1.5 बिलियन का नुकसान हुआ। अब इस नुकसान की भरपाई तो वो कर नहीं पाए। इसके अलावा ग्राहकों में एक हड़बड़ाहट की स्थिति उत्पन्न हो गई, जिससे बहुत ज़्यादा लोगों ने अपना कैश निकालना शुरू कर दिया, जिससे सिलिकॉन वैली का कैश ख़त्म हो गया और बाद में कंपनी दिवालिया हो गई। अमेरिका के साथ साथ कई भारतीय बैंकों को भी नुकसान उठाना पड़ा। इससे एक बात साफ हो गया कि किसी भी अन्य देश में अपना धन रखने से अच्छा है कि अपने देश में ही धन रखा जाए। सिलिकॉन वैली बैंक के बाद न्यूयॉर्क स्थित सिग्नेचर बैंक भी दिवालिया हो गया है। यह भी अमेरिका का ही बैंक है। अमेरिका के 2 बैंक दिवालिया हुए ही, इसके अलावा यूरोप के भी कई बैंक दिवालिया होने के कगार पर खड़े हैं। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि इन्होंने नियमों का सही से पालन नहीं किया और स्विट्जरलैंड के क्रेडिट स्विस बैंक पर भी दिवालिया होने का खतरा मंडरा रहा है। भारतीय IT मिनिस्टर ने कहा है कि स्टार्टअप्स के लिए भारतीय बैंक ज़्यादा सुरक्षित है। RBI द्वारा रेपो रेट बढ़ाकर 6.75% कर दिया गया है। इससे मुद्रास्फीति पे बहुत तेज़ी से नियंत्रण लगेगा या महंगाई कम होगी। 9 वर्षों में भारत की प्रति व्यक्ति आय दुगनी हुई है। 2014-15 में प्रति व्यक्ति आय 86,647 रुपये था, जो 2022-23 में बढ़कर 1,72,000 रुपये हो गया है। अभी प्रति व्यक्ति आय 1,72,000 रुपये है। भारत के आयकर संग्रह में वृद्धि हुई है, जो अभी 6.73 लाख करोड़ रुपए है। RBI ने 18 देश के बैंकों को वोस्ट्रो अकाउंट खोलने की परमिशन दी है। वोस्ट्रो अकाउंट खोलने से क्या होगा कि वो देश सीधे रुपए में ट्रेड कर पाएंगे। अभी आपने हाल ही में सुना होगा कि रसिया ने भारत के साथ वोस्ट्रो अकाउंट खोला है, जिससे रसिया भारत से डायरेक्ट रुपए में व्यापार कर पाएगा। तो वोस्ट्रो अकाउंट खोलने से ये 18 देश
भारत से सीधे व्यापार कर सकेंगे। ये 18 देश क्रमशः बोत्सवाना, फिजी, जर्मनी, गुआना, इजराइल, केन्या, मलेशिया, मॉरिशस, म्यांमार, न्यूजीलैंड, ओमान, रसिया, सेशेल्स, सिंगापुर, श्रीलंका, तंजानिया, उगांडा और यूनाइटेड किंगडम है। 18 देश भारत से सीधे व्यापार कर सकेंगे, उनको डॉलर की जरूरत नहीं होगी। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शशिकांत दास को गवर्नर ऑफ द ईयर की उपाधि से सम्मानित किया गया है। विकसित देश की तुलना में भारत में ब्याज दर ज्यादा है। विकसित देशों में ज्यादातर 1, 2 या 4% तक ब्याज दर है, जबकि भारत में 8% तक है। रीजन है क्योंकि भारत अभी विकास के क्रम में है, इसलिए यहाँ पे ब्याज दर ज्यादा है, जो समय के साथ धीरे धीरे कम होगा। आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन ने कहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था हिंदू वृद्धि दर के करीब पहुंच चुकी है। हिंदू वृद्धि दर का मतलब समझिए कि जब जीडीपी का ग्रोथ रेट 4% से नीचे होगा तो उसे हिंदू वृद्धि दर कहा जाता है या हिंदू ग्रोथ रेट कहा जाता है। यह भारतीय अर्थव्यवस्था में 1950 से लेकर 1980 के दशक तक जारी था। इसके बाद भारत ने 4% के सीमा को क्रॉस किया, उसे न्यू हिंदू ग्रोथ रेट कहा गया। तो ये कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, हिंदू वृद्धि दर या हिंदू ग्रोथ रेट यह जनसंख्या से नहीं बल्कि अर्थव्यवस्था या जीडीपी के ग्रोथ रेट से संबंधित है। यूनिकॉर्न की संख्या के मामले में भारत ने चीन को फिर से पीछे छोड़ दिया है। यूनिकॉर्न उस कंपनी को कहते हैं जिसका मूल्यांकन $1 अरब से ज्यादा होता है और आईपीएल इंडियन प्रीमियर लीग भारत की पहला यूनिकॉर्न था। केंद्र सरकार 23,764 करोड़ रुपए का ग्रीन बॉन्ड जारी करेगा। बॉन्ड एक तरह से उधार लिया जाता है जिसमें एक निश्चित धनराशि पर एक निश्चित समय के लिए ब्याज दिया जाता है और जब यह बॉन्ड ग्रीन बॉन्ड के नाम से जारी किया जाता है तो इससे प्राप्त धनराशि का प्रयोग हरित विकास के लिए किया जाता है। दुनिया में अरबपतियों की संख्या में गिरावट आई है और उनकी संपत्ति में भी गिरावट दर्ज की गई है। सबसे ज्यादा जेफ बेजोस की संपत्ति में कमी आई है और दुनिया के शीर्ष 10 सबसे धनाढ्य या टॉप 10 सबसे रिच आदमियों में केवल मुकेश अंबानी शामिल है। यह दुनिया के सबसे धनाढ्य लोगों में 9वें स्थान पर है। वैश्विक अर्थव्यवस्था की तरह भारतीय अर्थव्यवस्था में स्लोडाउन नहीं होगा। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 में फिनलैंड शीर्ष पर है। बहुमूल्य धातुओं जिसका उपयोग आधुनिक उद्योगों में सर्वाधिक होता है उसमें चीन का वर्चस्व कायम है, लेकिन जल्द ही भारत उसके वर्चस्व को चुनौती देगा। सेमीकंडक्टर पर भारत और अमेरिका का समझौता हुआ है जिसके कारण अमेरिका भारत को सेमीकंडक्टर के उत्पादन में सहायता देगा। इस पर दोनों देशों में बातचीत चल रही है। अगर सब कुछ सही रहा तो जल्द ही भारत में सेमीकंडक्टर का उत्पादन शुरू हो जाएगा जिससे भारत इलेक्ट्रॉनिक्स के सप्लाई चेन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। कुछ लोग का मानना है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या कृत्रिम बुद्धिमत्ता से लोगों की नौकरियां चली जाएंगी। देखिए कुछ हद तक तो नौकरियां जाएंगी लेकिन इससे रोजगार के नए साधन सामने आएंगे। तो कुछ हद तक ये बात सच है लेकिन एक सीमा तक ही। आईआईटी मद्रास द्वारा एक मशीन लर्निंग पाइपलाइन बनाया गया है जो एआई आधारित है। यह नए तरह के पेप्टाइड बना सकेगा जो कि ज्यादा यूजफुल होंगे, बहुत ज्यादा उपयोगी होंगे। जिस तरह से पूरी दुनिया में गूगल बहुत प्रसिद्ध सर्च इंजन है उसी तरह से चीन में सबसे फेमस सर्च इंजन बाइडू है और बाइडू ने चैट जीपीटी के टक्कर के लिए अर्नाई बोट स्टार्ट किया है। तो ये भी एक एआई टूल है। एस्ट्रोबायोलॉजिस्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को ट्रेनिंग दे रहे हैं, प्रशिक्षण दे रहे हैं जिससे वो मार्स पर जीवन की खोज कर सकेंगे। हाल ही में नेट न्यूट्रलिटी चर्चा का विषय बना हुआ है। जब कुछ टेलीकॉम कंपनियों ने टेक कंपनियों से उनके आय से हिस्सा मांगा उसके बाद से ही नेट न्यूट्रलिटी चर्चा का विषय बना हुआ है। नेट न्यूट्रलिटी का मतलब है इंटरनेट किसी भी कंपनी को अलग से विशेष सहायता नहीं देगी, मतलब कि कोई भी कंपनी का ऐप बाकी किसी कंपनी की अपेक्षा ज़्यादा तेज नहीं चलेगा। इसका सीधा मतलब यही है कि किसी भी कंपनी को प्रायोरिटी नहीं मिलेगा। अगर किसी एक कंपनी को प्रायोरिटी मिलता है तो वह नेट न्यूट्रलिटी के अगेंस्ट में है। चीन में इंटरनेट इस्तेमाल करने वालों के बीच भारतीय प्रधानमंत्री लोकप्रिय है, लेकिन उससे ही महत्वपूर्ण है कि हमें टर्मिनोलॉजी समझ लें। लाओक्सियन का अर्थ है अमर। जल्द ही भारत सरकार 5G नेटवर्क के क्वालिटी नॉर्म्स लाएगी जिसमें इनके क्वालिटी के कुछ नियम तय किए जाएंगे। भारत 5G परीक्षण की सुविधा मित्र देशों को दे रहा है ताकि वो अपने 5G टेक्नोलॉजी का परीक्षण भारत में कर सके और जल्द ही भारत 6G लाने वाला है जो 5G से 1000 गुना ज़्यादा तेज होगा और इसकी शुरुआत भारतीय प्रधानमंत्री ने कर दी है और 6G गेम चेंजर साबित होने वाला है। दुनिया में लगातार AI सिस्टम की बाढ़ आई हुई है तो कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि उसे नियंत्रित करना चाहिए वरना ये बहुत बड़ी समस्या बन सकती है। इस पे अलग अलग विचारक अपने अलग अलग मत दे रहे हैं कि यह किस हद तक खतरा बन सकती है या नहीं बन सकती है। और चैट जीपीटी कोडिंग की दुनिया में भी परिवर्तन ला रही है। इससे ऐसे ऐप्स डेवलप किए जा सकते हैं या उनके कोड लिखे जा सकते हैं जिनको पहले लिखना बहुत मुश्किल होता था। जल्द ही चैट जीपीटी का देसी वर्जन लाया जाएगा भारत में। चंडीगढ़ उच्च न्यायालय ने चैट जीपीटी की मदद से एक फैसला लिया है। यह संभवतः पहली बार है कि किसी भारतीय हाई कोर्ट ने चैट जीपीटी की मदद से एक फैसला लिया। भारत की मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल का परीक्षण सफल रहा। सरफेस टू एयर का मतलब होता है सरफेस से वायु में स्थित या हवा में स्थित
अपने लक्ष्य पर हमला कर सकने में सक्षम होना। आधी सदी के बाद भारतीय सैनिकों के राशन में बाजरे की वापसी हुई है, माने अब भारतीय सैनिकों को राशन में बाजरा भी दिया जाएगा। 2018 से 22 में भारत दुनिया का सबसे बड़ा हथियारों का आयातक रहा है। इस दौरान विश्व के कुल हथियारों का आयात में अकेले भारत की हिस्सेदारी 11% रही है, लेकिन इसी दौरान भारत ने रूस से आयात में कमी लाई है। उसके स्थान पर भारत अन्य देशों से आयात कर रहा है, जिसमें विशेषकर अमेरिका, इजराइल, फ्रांस आदि देश हैं। चीन द्वारा अन्य देशों के सूचनाओं को प्राप्त करने के लिए जासूसी गुब्बारों का प्रयोग किया जा रहा है, तो उनको कैसे नियंत्रित किया जाए, इस पर भारतीय सेनाओं ने अपना एक मानक तय कर लिया है। क्राव मागा एक मार्शल आर्ट है जिसे भारतीय सेना चीनी सीमा पर प्रयोग करेगी। इस कारण चीन पर तैनात सैनिकों या सुरक्षा बलों को इस मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग दी जा रही है। क्योंकि भारत पहले हथियारों का सबसे बड़ा आयातक रहा है, लेकिन अब भारत का लक्ष्य है हथियारों को निर्यात करना, और इसीलिए भारतीय रक्षा मंत्री अफ्रीका में जाकर यह कह रहे हैं कि एक बार भारतीय हथियारों का भी प्रयोग करें। इससे भारतीय अर्थव्यवस्था को लाभ होगा, विदेशी मुद्रा प्राप्त होगी। नेवी में महिला पुरुष बराबरी के लिए शिप पर सैल्यूट प्रैक्टिस बदल दी गई है। क्वाड की सामरिक और रणनीतिक रिश्ते मजबूत हो रहे हैं। इसी के तहत ऑस्ट्रेलिया के सैन्य अफसरों को भारतीय शत्रुजित ब्रिगेड का दौरा कराया गया। इसके अलावा ट्रोपैक्स नौसेना का एक युद्धाभ्यास है। सी ड्रैगन 2023 का युद्धाभ्यास चल रहा है, जिसमें अमेरिका, कनाडा, भारत, जापान और दक्षिण कोरिया ने हिस्सा लिया है। यह नौसेना का युद्धाभ्यास जिसमें पनडुब्बी रोधी युद्धाभ्यास किया जा रहा है। रसिया यूक्रेन पर अपना सबसे नया हाइपरसोनिक मिसाइल का प्रयोग करेगा। हाइपरसोनिक मिसाइल उसको कहते हैं जिसकी गति 7 मैक से ज़्यादा होती है। मैक का मतलब होता है आवाज़ की गति, और जिस भी मिसाइल की गति 1 मैक से कम होती है उसे सबसोनिक मिसाइल कहा जाता है, और जिसकी गति 1 मैक से ज़्यादा होती है उसे सुपरसोनिक मिसाइल कहा जाता है, और जिस मिसाइल की गति 7 मैक से ज़्यादा होती है उसे हाइपरसोनिक मिसाइल कहा जाता है। परमाणु संचालित पनडुब्बियों वाला 7वां देश बन गया ऑस्ट्रेलिया। अब तक ऑस्ट्रेलिया के पास परमाणु संचालित पनडुब्बी नहीं थी। भारत छठा देश था। भारत के पास अपना एक परमाणु संचालित पनडुब्बी है जिसका नाम अरिहंत है, और 2 अन्य निर्माणाधीन है। इसरो द्वारा वन वेब के 36 सैटेलाइट को लॉन्च किया गया है। इसके लिए इसरो ने अपने GSLV मार्क 3 इंजन का प्रयोग किया है। भारत के गगनयान मिशन द्वारा अंतरिक्ष में यात्रा करने वाले अंतरिक्ष यात्रियों के टीम की ट्रेनिंग का पहला सेमेस्टर पूरा हो गया है। चंद्रयान 3 अभियान के क्रायोजेनिक इंजन का परीक्षण सफल रहा। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स ने एक कम मूल्य का सेंसर बनाया है जिससे तारों का अनुसंधान किया जा सकेगा। उत्तराखंड के देव स्थान पर एक तरल दर्पण दूरबीन का स्थापना की गई, जिसको उद्घाटन में भारत ने कहा है कि देव स्थल में स्थापित अंतर्राष्ट्रीय तरल दर्पण दूरबीन आत्मनिर्भर भारत का प्रतीक। अंतरिक्ष कार्यक्रम पर खर्च के मामले में भारत 7वें स्थान पर है। सबसे अधिक खर्च अमेरिका और चाइना करते हैं, उसके बाद जापान, फ्रांस, रूस, यूरोपीय यूनियन, जर्मनी और फिर भारत का स्थान है। लेकिन इन देशों की तुलना में सबसे सस्ता टेक्नोलॉजी भारत का है, इसलिए अधिकांश देश भारत से ही अपना सैटेलाइट प्रक्षेपित कराते हैं। अमेरिका में बना 3D प्रिंटेड रॉकेट टेरॉन विफल रहा। यह टेरॉन रॉकेट 3D प्रिंटिंग द्वारा बनाया गया था। नासा अपने अंतरिक्ष यात्रियों को 2025 तक चंद्रमा पर भेजेगा, और उसके लिए उसने एक नया स्पेस सूट बनाया है। अंतरिक्ष के ऑर्बिट में छोटे कचड़े अंतरिक्ष में स्थित एसेट्स या संपत्तियों के लिए खतरा है, और अंतरिक्ष कचड़ों को समाप्त करने के कवायद में इसरो जुट गया है। इसके तहत इसरो अपने उन उपग्रहों को अंतरिक्ष से वापस बुला रहा है जिनका जीवन काल पूरा हो चुका है, जिसमें मेगा ट्रॉपिक 1 प्रशांत महासागर में गिराया जाएगा। पुराने सैटेलाइट्स को प्रशांत महासागर में उतारेगा इसरो। इससे अंतरिक्ष में जो कचड़े हैं वो कम हो जाएंगे, और अंतरिक्ष में दुनिया के जितने भी उपग्रह हैं या स्पेस स्टेशन हैं वो सुरक्षित रहेंगे। वैज्ञानिकों ने अंतर्राष्ट्रीय संधि की मांग उठाई है जिससे कि अंतरिक्ष में कचड़े फैलने से रोका जाए। अंतरिक्ष के ऑर्बिट का उतना उपयोग किया जाए जितना ज़रूरत है। वहाँ पे अनावश्यक उपग्रहों को ना भेजा जाए या अनावश्यक कचड़े ना बनाए जाएं। वैज्ञानिकों ने एक ऐसा शक्तिशाली ब्लैक होल खोजा है जो पृथ्वी को पॉइंट कर रहा है। खगोलविदों ने सूचीशान एटलस नाम का एक नया धूमकेतु खोजा है जो अगले वर्ष आसमान में दिखाई पड़ेगा। यह दृश्य ध्रुवीय ज्योति का है। यह उत्तरी गोलार्ध के पास फिनलैंड से लिया गया है। उत्तरी गोलार्ध के पास ऐसे ध्रुवीय ज्योति को ऑरोरा बोरियालिस कहा जाता है, जबकि दक्षिणी ध्रुव के पास ध्रुवीय ज्योति को ऑरोरा ऑस्ट्रालिस कहा जाता है। हाल ही में खगोलीय घटना में चंद्रमा और शुक्र ग्रह एक साथ दिखाई पड़े। भारत समुद्र में गहराई तक उतरने के लिए तैयार है। इसके लिए भारत ने मिशन समुद्रयान प्रारंभ किया है, जिसके तहत मत्स्य 6000 पनडुब्बी का प्रयोग किया जाएगा। भूस्खलन का सटीक पूर्वानुमान AI या कृत्रिम बुद्धिमत्ता से लगाया जाना संभव है, और भविष्य में हो सकता है कि समय से पहले या भूस्खलन से पहले लोगों को जानकारी मिल जाए और लोगों के जीवन की रक्षा की जा सके। एल नीनो से मानसून कमज़ोर हो जाता है, जिससे कृषि
पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, क्योंकि एल नीनो के कारण मानसून कमज़ोर होता है। मानसून कमज़ोर होने से वर्षा कम होती है और वर्षा की कमी के कारण कृषि के उत्पादन में कमी आती है, और जब कृषि उत्पादन में कमी आती है तो कृषि उत्पादों का मूल्य बढ़ जाता है, इसलिए वस्तुएं महंगी हो जाती हैं। ये जो इलेक्ट्रिक प्रभाव को पहली बार लिक्विड में देखा गया, इसके पहले इसे सॉलिड में देखा गया था। वैसे इसके बारे में ज्ञान 143 वर्ष पहले से था, लेकिन अब तक इसे लिक्विड में देखा नहीं गया था। तो ऐसा पहली बार हुआ है कि पीजो इलेक्ट्रिक प्रभाव को लिक्विड में देखा गया। बायो ट्रांसफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात की जा रही है। बायो ट्रांसफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सीधा मतलब ये है कि प्लास्टिक जैसे उत्पादों को बायो उत्पाद में बदल दिया जाएगा, जिसका क्षरण नहीं होता है। जब ये बायो उत्पाद में परिवर्तित हो जाएंगे तो सूक्ष्म जीव इनको पचाकर नष्ट कर देंगे। यह पर्यावरण के संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी, क्योंकि प्लास्टिक के कारण पर्यावरण प्रदूषण बहुत तेजी से बढ़ रहा है। IIT मद्रास ने कागज आधारित एक ऐसा त्रिआयामी या 3D पोर्टेबल डिवाइस विकसित किया है, जिससे 30 सेकंड में दूध में मिलावट का पता लगाया जा सकेगा। पहली बार गाय का क्लोनिंग किया गया है। इसमें गिर प्रजाति के गाय का क्लोनिंग किया गया है और इस क्लोन बच्चे का नाम गंगा रखा गया है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको याद रखिएगा। पहला क्लोन जीव डॉली भेड़ थी, जिसके बारे में बहुत बार प्रश्न आया है। इसके अलावा पहली बार क्लोन किया गया जिस भैंस का, उसका भी प्रश्न आया था, तो इसको भी याद रखिएगा। प्रश्न निश्चित ही आएगा, किस पेपर में आएगा इसका अनुमान लगाना थोड़ा सा मुश्किल है। ICAR या इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च और वर्ल्ड बैंक ने दिल्ली डिक्लेरेशन पर सहमति व्यक्त की है, जिससे कृषि शिक्षा का डिजिटाइजेशन किया जाएगा। गुजरात कृषि विश्वविद्यालय के प्रोफेसर ने एक ऐसा सॉफ्टवेयर विकसित किया है जिससे कृषि में जल की ज़रूरत 50% कम हो जाएगी। जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी एंटी टीबी दवाई बनाती है, जिस पर उसका पेटेंट था, लेकिन पेटेंट की अवधि के समाप्ति के बाद भी कंपनी चाहती थी कि उस पर उसका एकाधिकार बना रहे, लेकिन हाई कोर्ट ने ऐसा करने से रोक लगा दिया है। अब उसकी जेनेरिक दवाई बनाई जा सकेगी, जिससे कि मरीजों को सस्ती दवा मिल जाएगी। इससे टीबी के प्रसार पर नियंत्रण किया जा सकेगा। दुनिया के कई देशों में भारत की दवाइयों के कारण लोगों की मृत्यु हुई है। इस कारण भारत में 18 दवाई कंपनियों के लाइसेंस रद्द कर दिए गए, क्योंकि उन्होंने कम गुणवत्ता की दवाइयां निर्यात की। मस्तिष्क ज्वार की वैक्सीन मोनिंगोकोकल का सैंपल फेल हो गया। इस कारण इसके 20,000 डोज को नष्ट किया जाएगा। ई फार्मेसी के नियम जल्द ही लागू किए जाएंगे, जिससे कि ऑनलाइन फार्मेसी या ऑनलाइन दवाई बेचने पर नियमन किया जा सकेगा। लेबर कंजेनिटल एमोरोसिस और रेटिनाइटिस पिगमेंटोस का इलाज संभव हो सकेगा। ये दोनों वंशानुगत नेत्र रोग हैं और जीन थेरेपी से इनका इलाज संभव होगा। हल्के रेडिएशन के संपर्क में आने से हृदय रोग का खतरा हो जाता है। हृदय में वॉल्व होते हैं जो रक्त के आवागमन को नियमित करते हैं, ब्लड सर्कुलेशन को रेगुलेट करते हैं। अगर इनमें कोई समस्या हो जाए तो उनका भी इलाज संभव है। कृत्रिम मिठास या आर्टिफिशियल स्वीटनेस से हार्ट अटैक का खतरा होता है। CPR या कार्डियोपल्मोनरी रिसस्टेशन से लोगों की जान बचाई जा सकती है। इसलिए ऑस्ट्रेलिया में CPR की ट्रेनिंग छोटे बच्चों को भी दी जा रही है, ताकि वह ज़रूरत पड़ने पर लोगों की मदद कर सकें। स्वास्थ्य अनुसंधान पर भारत अपना खर्च या आवंटन बढ़ाएगा। संसदीय समिति के अनुसार स्वास्थ्य बजट का कुल 5% और GDP का 0.1% स्वास्थ्य अनुसंधान पर खर्च किया जाएगा। कैंसर के बढ़ते मामले अर्थव्यवस्था पर बोझ बढ़ा रहे हैं, क्योंकि जिन व्यक्तियों को कैंसर हो जाता है या कैंसर पीड़ित व्यक्ति की उत्पादकता शून्य हो जाती है, किंतु उन पर खर्चे बढ़ जाते हैं, जिससे अर्थव्यवस्था पर बोझ बढ़ रहा है। इस समस्या को ध्यान में रखते हुए कैंसर के नए और प्रभावी इलाज पर जोर दिया जा रहा है। प्रोटॉन बीम थेरेपी से कैंसर का इलाज किया जाता है, किंतु अभी भी इसकी सुविधा कम है, जिससे बीमार लोगों को इलाज में असुविधाएं हो रही हैं। ऐसा देखा जा रहा है कि रिंगवॉर्म में दवाइयों के प्रति प्रतिरोधक क्षमता विकसित हो गई है, जिससे इनका इलाज करना मुश्किल होता जा रहा है। और जलवायु परिवर्तन के कारण सुपर बग के खतरे बढ़ रहे हैं। सुपर बग उन सूक्ष्म जीवों को कहते हैं जिनमें दवाइयों के प्रति प्रतिरोधक क्षमता विकसित हो जाती है, यानी इनका इलाज किसी भी सामान्य एंटीबायोटिक या सामान्य दवाओं से होना संभव नहीं होता है। भारत द्वारा 25 तक देश से टीबी के उन्मूलन का लक्ष्य निर्धारित किया गया था, किंतु अभी वह थोड़ा मुश्किल लग रहा है, क्योंकि हर साल 1 करोड़ नए टीबी के पेशेंट भारत में दिख रहे हैं और दुनिया का कुल 25% टीबी मरीज भारत में हैं। इस समस्या को ध्यान में रखते हुए टीबी के इलाज के लिए नए नियम बनाए गए हैं।
जिनको लागू कर दिया गया है ताकि टीबी का इलाज शीघ्रता से किया जा सके। और अगर इन नियमों को सही से लागू किया गया तो 2 वर्ष में टीबी भारत से समाप्त हो जाएगा, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। और देश से टीबी को समाप्त करने के लिए हर ग्राम पंचायत में एक लक्ष्य निर्धारित किया गया है कि 2025 तक हर ग्राम पंचायत से टीबी को समाप्त कर दिया जाए या टीबी मुक्त घोषित किया जाए। राजस्थान देश का पहला राज्य बना है जहां पर स्वास्थ्य का अधिकार कानून बनाया गया। इसके तहत इमरजेंसी में किसी भी हॉस्पिटल में निःशुल्क इलाज की सुविधा होगी। उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र में निजी हॉस्पिटल में जन्म लेने वाले बच्चों का मृत्यु दर ज़्यादा है और यह भारत और उत्तर प्रदेश में शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चों के मृत्यु दर का डेटा है। भारतीय प्रधानमंत्री ने अंगदान का आह्वान किया है। अगर अंगदान होगा तो उससे कई लोगों की जिंदगियां बचाई जा सकती हैं। देश में लाखों लोगों का जीवन अंगदान के कारण अधर पर अटका हुआ है। यूरोप जैसे देशों में अंगदान अनिवार्य है अगर व्यक्ति ने इसको खुद नहीं रोका है, यानी अगर कोई व्यक्ति अपने अंगदान को रोकता नहीं है तो ऑटोमेटिकली ऐसा माना जाता है कि वह व्यक्ति अंगदान करेगा। 4 धाम यात्रा मार्ग पर 50 हेल्थ एटीएम लगेंगे। हेल्थ एटीएम का मतलब है कि ऐसा मशीन जिसमें 70 तरह के स्वास्थ्य संबंधी जांच की सुविधा होगी और टेलीमेडिसिन की भी सुविधा होगी। हाल ही में खारे पानी के घड़ियालों में मिलने वाले सूक्ष्म जीव रोधी प्रोटीन डिफेंसिस पर शोध किया गया है, जिससे घड़ियालों से संक्रमण रोधी दवा बनाई जा सकेगी। एक शोध में यह पाया गया कि कुपोषण के इलाज में एंटीबायोटिक की कोई भूमिका नहीं होती, इसलिए बिना एंटीबायोटिक के भी कुपोषण का इलाज किया जा सकता है। एंटीबायोटिक पर IMA ने चेतावनी दी है कि इसके प्रयोग से कई समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। खासकर H3N2 से पीड़ित मरीजों को एंटीबायोटिक देने से उनके लिए स्वास्थ्य समस्याएं बढ़ सकती हैं। भारत में 60 साल या उससे ज़्यादा के 1 करोड़ से भी अधिक लोगों में डिमेंशिया नामक बीमारी के चपेट में आने की खतरा है, जिससे उनका स्मृति लोप हो सकता है। कभी कभी स्मृति लोप होने का राज सामने आया है। ब्रिस्टल और हिंडलबर्ग विश्वविद्यालय के नेतृत्व में हाल में एक अनुसंधान में पता चला है कि अगर ये न्यूरॉन असेंबली सही समय पर सिंक करने में विफल रहते हैं तो यादें खो जाती हैं। डेवलपमेंट प्रोसोपैग्नोसिया नामक बीमारी में व्यक्ति अक्सर लोगों का चेहरा भूल जाता है, जिसे आम बोलचाल की भाषा में फेस ब्लाइंडनेस कहा जाता है। बच्चों में ऑटिज्म का पता कैसे लगाया जाए? ऑटिज्म बीमारी नहीं है बल्कि एक न्यूरो डेवलपमेंट कंडीशन है, यानी मस्तिष्क के विकास की एक परिस्थिति है जिसमें बच्चे अलग तरह से फोकस करते हैं या अलग तरह से सामाजिक प्रतिक्रिया करते हैं। अगर बाल्यावस्था या बचपन में ही इनके लक्षणों की जांच कर ली जाए तो इसका इलाज संभव है या इसके प्रभाव को न्यूनतम किया जा सकता है। इंटीग्रेटेड मेडिकल सिस्टम या एकीकृत दवा प्रणाली भविष्य में बीमारियों के प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है, जिससे कि बीमारियों को सही तरह से प्रबंधित किया जाए और उसके प्रभाव को न्यूनतम किया जा सकेगा और लोगों के स्वास्थ्य में विकास होगा, लोग कम से कम बीमार पड़ेंगे। भारत में ट्रांसजेंडर्स और सेक्स वर्कर ब्लड डोनेशन नहीं कर सकते हैं, ऐसा केंद्र सरकार ने एक हलफनामे में सुप्रीम कोर्ट में कहा है। WHO या विश्व स्वास्थ्य संगठन ने एक लक्ष्य बनाया था कि 2025 तक सोडियम के उपभोग में 30% की कमी की जाएगी, लेकिन अभी वह लक्ष्य प्राप्त करना थोड़ा मुश्किल लग रहा है। सोडियम के इंटेक से स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। अगर इसका ज़्यादा इंटेक लिया जाता है तो स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियाँ खड़ी होती हैं। 9 मार्च 2023 को विश्व किडनी दिवस मनाया गया। प्लास्टिक के छोटे छोटे कण या माइक्रोप्लास्टिक मानव शरीर के ऊतकों में धीरे धीरे जम रहे हैं, जो स्वास्थ्य संबंधी कई समस्याएं खड़ी कर रहे हैं और प्लास्टिक के 171 खरब टुकड़े समुद्र में तैर रहे हैं और एक अनुमान के अनुसार 2040 तक इनकी संख्या 3 गुनी हो जाएगी, जो पर्यावरण के लिए बहुत ही खतरनाक है। 2030 तक 30% महासागर को संरक्षित करने का लक्ष्य बनाया गया है, जिस पर 100 देशों ने अपनी सहमति व्यक्त की है। भारत दुनिया का 8वां सबसे प्रदूषित देश है, जबकि दिल्ली 4था सबसे प्रदूषित शहर है। दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर चांड है, दूसरे नंबर पर इराक है और भारत 8वें रैंक पर है। ये देख लीजिएगा। वायु प्रदूषण से अब कोई सुरक्षित नहीं है, यानी अब देश में लगभग अधिकांश स्थानों पर वायु प्रदूषण के कारण लोग बीमार पड़ रहे हैं और इन्हीं बीमारियों के कारण लोगों के औसतन जीवन में 4 वर्ष 11 महीने कमी देखी जा रही है, अनुमान लगाई जा रही है। वायु प्रदूषण के कारण वयस्कों में हृदय रोग तेजी से बढ़ रहा है। वायु प्रदूषण के दावे की पुष्टि के लिए एक समिति बनाई गई है ताकि इसकी जांच की जा सके और ऐसे नियम बनाए जा सके या ऐसी संस्तुतियाँ की जा सके ताकि वायु प्रदूषण पर नियंत्रण लगाया जा सके। इसके अलावा भारत सरकार ने कार्यक्रम बनाया है जिसमें वर्ष 2026 तक
प्रदूषण में 40% कमी लाने का लक्ष्य बनाया गया है। अब किसी भी नए हाउसिंग सोसाइटी के निर्माण में यह अनिवार्य कर दिया गया है या कंपल्सरी कर दिया गया है कि वहां से शून्य वेस्ट या जीरो कचरा उत्पन्न हो। इसके लिए रिड्यूसिंग, रीयूजिंग और रिकवरिंग जैसे बिंदु रखे गए हैं, जिससे कि कम से कम कचरा उत्पन्न हो और जो उत्पन्न हो उसका पुनः उपयोग किया जा सके, जिससे कि पर्यावरण में प्रदूषण ना हो। कुछ लैंडफिल साइट, यानी लैंडफिल साइट उनको कहते हैं जहां पर शहर के कचड़ों को इकट्ठा किया जाता है, में आग लग जा रही गर्मी के समय में। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि वहां पर सूखा कचरा पहले से ही होता है और जो गीला कचरा होता है उससे मीथेन उत्पन्न होता है, जिसके कारण वहाँ पे तेज़ी से आग लग जाता है। इसके कारण प्रदूषण उत्पन्न होता है। यमुना को स्वच्छ बनाने के लिए गंगा नदी की तर्ज पर यमुना नदी के लिए ई प्रवाह बनाने की सिफारिश संसदीय समिति ने की है। एक सर्वे के अनुसार बहुत से लोगों ने माना है कि सप्लाई का पानी पीने लायक नहीं होता है और अगर वो पीने लायक है तो उसके लिए ये व्यवस्था करनी पड़ती है। विश्व की औसत वर्षा से ज़्यादा वर्षा भारत में होती है। विश्व की औसत वर्षा 1000 मिलीमीटर है, जबकि भारत की औसत वर्षा 1170 मिलीमीटर है। फिर भी भारत में जल संकट बना हुआ है। इस समस्या के निदान के लिए सही जल प्रबंधन नीति अपनाना होगा, जिससे कि जल की सही आपूर्ति हो सके और जल का सही प्रबंधन हो सके। एल नीनो प्रशांत महासागर में उत्पन्न होने वाली गर्म जलधारा है, जिसके कारण मानसूनी वर्षा पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इसके कई प्रभाव हैं जो इस प्रकार हैं। इससे वर्षा कम होती है, वर्षा कम होने से कृषि उत्पाद कम हो जाता है, कृषि उत्पाद कम होने से इन्फ्लेशन बढ़ जाता है या वस्तुओं की कीमत बढ़ जाती है। चंबल नदी में डॉल्फिन, घड़ियाल और मगरमच्छ की संख्या बढ़ गई है। उड़ीसा के गंजम जिले में स्थित ऋषिकुल्या समुद्री किनारे पर ओलिव रिडेले कछुओं की प्रजाति ने बड़ी संख्या में आकर प्रजनन किया है और अंडे दिए हैं। कोरोमंडल तट पर अत्यधिक मत्स्यन के कारण बहुत से सी हॉर्स प्रजाति उड़ीसा तट की तरफ माइग्रेट कर रहे हैं। हाथी ग्लोबल वार्मिंग से धरती को बचाने में सहायक होते हैं। हाथी उन पौधों को ज़्यादा खाते हैं जो कार्बन कम अवशोषित करते हैं। इस कारण जो पौधे ज़्यादा कार्बन अवशोषित करते हैं उनकी संख्या ज़्यादा होती है और ये पौधे ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं, जिससे पर्यावरण प्रदूषण कम होता है या पर्यावरण में स्वच्छता बढ़ती है। देश के जंगलों में या विश्व में अधिकांश जंगलों में आग के कारण जंगल समाप्त हो रहे हैं या सिमट रहे हैं। भारत में भी कई जंगलों में इस वर्ष आग लगा। सबसे चर्चित रहा गोवा में लगा हुआ आग, जो कि मानव निर्मित माना जा रहा है, जिसका मुख्य कारण है जमीन पर कब्जा करना। तो अगर इसको सही तरीके से नियंत्रित नहीं किया जाएगा तो भारत में जंगल जो पहले से ही बहुत कम है वो और भी कम हो जाएंगे। संजय वन में पहला बर्ड फेस्टिवल मनाया गया। इस दौरान यहाँ कई मनोरंजन गतिविधियाँ, नेचर वॉक, वर्कशॉप आदि का आयोजन किया गया। कोलंबिया के एक तस्कर पाब्लो ने वहाँ पर कुछ दरियाई घोड़े आयात किए थे। बाद में इनकी आबादी इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि वो कोलंबिया में समस्या उत्पन्न कर रहे हैं। तो इन दरियाई घोड़ों को भारत और मैक्सिको में भेजा जा रहा है। असल में कोलंबिया में दरियाई घोड़ों का कोई प्राकृतिक प्रीडिएटर नहीं है, जिसके कारण इनकी आबादी बहुत तेज़ी से बढ़ी है। खुले समुद्र में जैव विविधता की रक्षा के लिए संयुक्त राष्ट्र के सदस्यों में सहमति बनी है। इसमें 100 से अधिक देशों के प्रतिनिधि वार्ता में शामिल हुए हैं। केरल के मंदिरों में पूजा के दौरान या समारोह के दौरान हाथियों को शामिल किया जाता है। इसका विरोध कई पशु प्रेमी करते हैं। इसीलिए पेटा ने त्रिशूर जिले में श्री कृष्णा टेम्पल में एक रोबोटिक हाथी दान दिया है। हॉर्स शू क्रैब या घोड़े के नाल के आकार वाले केकड़े उड़ीसा के तट से गायब हो रहे हैं या लुप्त हो रहे हैं, जिससे वैज्ञानिक चिंतित हैं। कई एम्फीबियंस या उभयचर इवोल्यूशन कर रहे हैं, जिससे उनके रंग में परिवर्तन हो रहा है। ये उन रंगों को बढ़ा रहे हैं जिससे प्रीडिएटर या शिकारी जीव उनसे दूर रहते हैं। असल में शिकारी जीव रंगों के अनुसार ही हमला करते हैं और कुछ निश्चित रंगों से वो दूरी बनाए रखते हैं। तो ये उभयचर या एम्फीबियन अपने में उस रंग को विकसित कर रहे हैं जिससे शिकारी जीव इनसे दूर रहे। भारत में वर्ष 1986 से हाथी दांत के व्यापार पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा हुआ है। इसके बाद भी हाथी दांत का अवैध व्यापार या तस्करी आज भी जारी है, जिसका विरोध वन्य जीव प्रेमी कर रहे हैं। भारत में चीता पुनर्वास योजना के तहत अफ्रीकी देश नामीबिया से लाए गए चीतों में से एक मादा चीता सासा की मृत्यु हो गई है। इसकी मृत्यु के कारण इसके किडनी में संक्रमण है और एक तरफ एक मादा चीता की मृत्यु हुई है, दूसरी तरफ एक मादा चीता ने 4 बच्चों को जन्म दिया है। जिस मादा चीता ने 4 बच्चों को जन्म दिया उसका नाम सियाया है और अगर यह क्रम लगातार जारी रहा
जिससे चीतों ने यहाँ पे प्रजनन कर संतान पुनरुत्पत्ति की, तो संभवतः भारत में चीता एक बार फिर से पुनर्स्थापित हो जाएंगे। तमिलनाडु में मोरे ईल की एक नई प्रजाति पाई गई है, जिसका नामकरण तमिलनाडु के नाम पर किया गया है। इसका नामकरण जिम्नोथायरेक्स तमिलनाडु एनेसिस रखा गया है। भारत जैसे उष्णकटिबंधीय देशों में जैव विविधता उच्च स्तर पर है और अगर इन्हें संरक्षित किया गया तो यह पर्यावरण के विकास में बहुत सहायक होंगे। इलेक्ट्रिक व्हीकल या इलेक्ट्रिक वाहन के अत्यधिक प्रयोग से या ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग से यातायात द्वारा उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड को कम किया जा सकता है, जो पर्यावरण के विकास में सहायक होगा। 2030 तक भारत कार्बन का सबसे बड़ा मार्केट होगा, ऐसा मानना है ब्यूरो ऑफ एनर्जी इफिशिएंसी के डायरेक्टर जनरल का। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के सेंटर फॉर इकोलॉजिकल साइंसेस के अनुसंधानकर्ताओं का मानना है कि पशुओं को दिए जाने वाले एंटीबायोटिक ड्रग से मिट्टी में कार्बन की कमी आ रही है और जलवायु प्रभावित हो रहा है। डेनमार्क द्वारा एक परियोजना प्रारंभ की गई है, जिसके तहत नॉर्थ सी में 1000 मीटर नीचे कार्बन डाइऑक्साइड को जमा किया जाएगा, जिससे कि पर्यावरण में कार्बन डाइऑक्साइड में कमी आए और पर्यावरण को लाभ हो। डेनमार्क दुनिया का पहला देश है जो समुद्र के नीचे कार्बन डाइऑक्साइड को जमा करेगा या दफन करेगा। आईपीसीसी की एक रिपोर्ट के अनुसार अगर ग्लोबल वार्मिंग में कमी नहीं हुई या जलवायु का जो तापमान बढ़ रहा है वह नहीं रुका तो भारत में चावल का उत्पादन 10 से 30% कम हो जाएगा, जिससे खाद्य संकट उत्पन्न हो सकता है। यह रिपोर्ट है बता रहा है कि किस तरह से भारत में जल संकट उत्पन्न हो रहा है। देखिए, भारत में वैसे बरसात तो अच्छी होती है, जल की उपलब्धता पर्याप्त है, किंतु सही प्रबंधन ना होने के कारण यह जल संकट सामने आ रहा है। अरावली पर्वत क्षेत्र का विस्तार दिल्ली से गुजरात तक है और इसके आसपास ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट चलाया जाएगा, जिसके तहत इसके दो तरफ हरियाली बढ़ाई जाएगी या पेड़ पौधे लगाए जाएंगे, जिससे कि पर्यावरण में कार्बन का अवशोषण होगा और प्रदूषण नियंत्रित होगा। यूनाइटेड नेशन के एक पैनल ने कहा है कि जलवायु परिवर्तन के खिलाफ तेजी से कार्रवाई करना पड़ेगा, अन्यथा यह मानव जीवन एवं अन्य जीवों के अस्तित्व पर खतरा बन सकता है। आईपीसीसी की एक रिपोर्ट के अनुसार यदि तापमान वृद्धि अस्थायी हो गया, जो 1.5 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा हुआ, तो लगातार खतरनाक मौसमी घटनाएं देखने को मिलेंगी और संभवतः यह आखिरी मौका है पर्यावरण को बचाने का। अगर अभी भी मानव नहीं चेता या नहीं जागा तो फिर शायद बहुत देर हो जाएगी। आईपीसीसी की एक रिपोर्ट के अनुसार अगर 2040 तक जीवाश्म ईंधनों का प्रयोग बंद नहीं किया गया तो संभवतः जीवन के अस्तित्व पर संकट खड़ा हो सकता है। यूनाइटेड नेशन या संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने चेतावनी दी है कि ग्लोबल वार्मिंग के कारण ग्लेशियर और बर्फ की चादर में कमी आएगी, जिससे हिमालय से निकलने वाले नदियों के प्रवाह में कमी हो जाएगी। इससे गंगा और ब्रह्मपुत्र के प्रवाह में भी कमी आएगी। ये वही आईपीसीसी रिपोर्ट है जिसके कारण सभी चेतावनियां सामने आ रही हैं कि अगर सही समय पर निर्णय नहीं लिया गया तो संभवतः जीवन का अस्तित्व खतरे में पड़ सकता है। देश में ई वेस्ट के नए नियम अप्रैल से लागू हो गए हैं, जिसके तहत जो उत्पादक या जो कंपनी ई वेस्ट का उत्पादन करेगी उसी की जिम्मेदारी होगी उसकी रिसाइकलिंग की। माने कोई कंपनी अगर बैटरी का निर्माण कर रही है तो उसकी जिम्मेदारी है कि उस बैटरी को यूज़ करने के बाद या उसके प्रयोग के बाद उसको कैसे रिसाइकिल करना है। तेल और गैस उत्पादन करने वाली एक सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी द्वारा ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन के लिए एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बनाया गया है, जो वर्ष 2030 तक 30.8 किलो टन प्रति वर्ष ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन करेगी। इस वर्ष 25 मार्च को अर्थ आवर मनाया गया है। अर्थ आवर से मतलब है कि 1 घंटे के लिए हम लोग सभी गैर जरूरी लाइट्स को ऑफ कर देंगे, जिससे पर्यावरण का संरक्षण हो। अर्थ आवर का उद्देश्य ही है कि 1 घंटा पर्यावरण के लिए, इसके लिए 8:30 से 9:30 बजे तक सारे गैर जरूरी लाइट्स ऑफ कर दिए जाते हैं। इस वर्ष भारत को 2 ऑस्कर अवार्ड मिले हैं, एक नाटू नाटू गीत पर, दूसरा एलिफेंट विस्पर पर मिला है। दोनों का डिटेल वीडियो चैनल पर उपलब्ध है, तो महत्वपूर्ण तथ्यों को जानने के लिए एक बार चैनल पर उस वीडियो को जरूर देखें। समकालीन हिंदी के लेखक विनोद कुमार शुक्ल को यूएस लिटरेरी अवार्ड मिला है। बॉम्बे जयश्री को संगीत कला निधि अवार्ड 2023 दिया गया है। जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा 20 मार्च 2023 को भारत में 2 दिवसीय यात्रा पर आए। इस यात्रा के दौरान वह G7, G20 और हिंद प्रशांत क्षेत्र के मुद्दों पर चर्चा करेंगे। भारतीय मूल की अमेरिकी अभिनेत्री मिंडी कलिंग को अमेरिका में नेशनल मेडल ऑफ द आर्ट्स से सम्मानित किया गया। अब ऑस्ट्रेलिया में भारतीय डिग्री वैध होगी, अर्थात अगर कोई भारतीय व्यक्ति
भारतीय यूनिवर्सिटी से कोई डिग्री लेता है या ऑस्ट्रेलियन व्यक्ति ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटी से डिग्री लेता है तो वह डिग्रियां एक दूसरे देश में मान्य होंगी और भारत और ऑस्ट्रेलिया एक दूसरे के देश में फिल्म बनाने पर रियायत देंगे। यह भारत और ऑस्ट्रेलिया में सांस्कृतिक सहयोग को दर्शाता है। भारत और ऑस्ट्रेलिया में 4 क्षेत्रों में समझौता हुआ है। खेल, नवाचार यानी इनोवेशन, दृश्य श्रव्य उत्पाद यानी विजुअल ऑडियो प्रोडक्ट और सौर ऊर्जा के क्षेत्र में। भारत और ऑस्ट्रेलिया केवल व्यापार में ही नहीं बल्कि रक्षा क्षेत्र में भी सहयोग बनाएंगे, जिससे भारत और ऑस्ट्रेलिया के सामरिक और रणनीतिक संबंध भी मजबूत होंगे। और भारत और ऑस्ट्रेलिया फ्री ट्रेड पैक्ट करने वाले हैं, जिससे कि व्यापार के दौरान टैक्स नहीं होगा या न्यूनतम होगा, जिससे व्यापार में वृद्धि होगी और संबंधों में मजबूती आएगी। और ऑस्ट्रेलिया भारत में ईवी या इलेक्ट्रिक व्हीकल के निर्माण के लिए लिथियम सप्लाई को सहमत हो गया है। अब ऑस्ट्रेलिया से लिथियम आएगा, जिससे इलेक्ट्रिक बैटरी बनेगी। इससे भारत में इलेक्ट्रिक वाहन बनने में सहजता होगी, जिससे भारत के व्यापार में और अर्थव्यवस्था में मजबूती आएगी। और ऑस्ट्रेलिया का प्रधानमंत्री ने कहा है कि भारत हिंद प्रशांत क्षेत्र का लीडर है। इससे भारत के महत्व में वृद्धि हुई है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री इस बात पर सहमत हैं कि भारत और ऑस्ट्रेलिया को मजबूत व्यापारिक, रक्षा और रणनीतिक संबंध बनाने चाहिए। ऑस्ट्रेलिया के बाद भारत और इटली भी मजबूत रणनीतिक पार्टनरशिप के लिए तैयार है। इससे भारत और इटली के रणनीतिक संबंधों में सुधार होगा और भारत के प्रभाव में वृद्धि होगी। बांग्लादेश और यूरोप के बीच व्यापार में वस्तुओं के आवागमन में दिल्ली एयरपोर्ट ट्रांसशिपमेंट हब बनेगा। यानी बांग्लादेश से जहां के लिए डायरेक्ट फ्लाइट्स नहीं है या जहां सीधे जाने की सुविधा नहीं है, वहां जाने की सुविधा दिल्ली एयरपोर्ट से प्रदान किया जाएगा। भारत और बांग्लादेश में 131.5 किलोमीटर का लंबा ऑयल पाइपलाइन खोला गया है। यह असम के नुमालीगढ़ रिफाइनरी के मार्केटिंग डिपो सिलीगुड़ी से पार्वतीपुर तक जाएगा। सिलीगुड़ी बंगाल में स्थित है और पार्वतीपुर बांग्लादेश में। इन दो देशों के बीच में ये ऑयल पाइपलाइन। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने कहा है कि भारत सिलहट और चटगांव बंदरगाह का उपयोग कर सकता है। इससे भारत को उत्तर पूर्वी राज्यों के व्यापार में वृद्धि होगी और वहाँ के लोगों के जीवन स्तर में सुधार होगी, उनके आय में वृद्धि होगी। रामचंद्र पौडेल नेपाल के नए राष्ट्रपति हैं और राम सहाय यादव नेपाल के तीसरे उपराष्ट्रपति चुने गए। इंडिया यूएई इन्वेस्टर समिट श्रीनगर में आयोजित किया गया है। रूस भारत के साथ सरलीकृत वीजा व्यवस्था पर समझौते के लिए तैयार हो गया है। रूस बेलारूस में न्यूक्लियर मिसाइल रखने की तैयारी कर रहा है, जिससे पश्चिमी देशों में तनाव और चिंता की स्थिति बनी हुई है। यह क्यूबा मिसाइल संकट की याद ताज़ा कर देता है। क्यूबा मिसाइल संकट उस समय के रूस यानी यूएसआर द्वारा क्यूबा में परमाणु हथियारों से लैस मिसाइल को क्यूबा में तैनात करने का कार्यक्रम शुरू किया गया था, जो बाद में नहीं हो पाया। किंतु इससे ऐसा लगा कि अमेरिका और यूएसआर में युद्ध छिड़ जाएगा, किंतु ऐसा हुआ नहीं। वो कोल्ड वार का दौर था या शीत युद्ध का दौर था। अभी ऐसी ही स्थिति बन सकती है। नाइजीरिया में नोटबंदी लागू किया गया है, उससे भारतीय उद्योगों पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। हाल ही में चीन की मध्यस्थता से ईरान और सऊदी अरब के बीच कूटनीतिक संबंध कायम करने की सहमति बनी है, जिसे ईरान के राजदूत भारत के लिए अच्छा मानते हैं। उनका कहना है कि ईरान और सऊदी अरब के बीच समझौते से खाड़ी क्षेत्र में स्थिरता आएगी। इससे भारत के हितों को नुकसान नहीं होगा। खाड़ी क्षेत्र में अमेरिका और चीन के बाद भारत तीसरी बड़ी शक्ति बनने की क्षमता रखता है। एरिक गारसेंटी भारत में अमेरिका के राजदूत होंगे। अमेरिका में एक कानून बनाया जा रहा है जिससे टिकटॉक जैसी कंपनियों पर बैन लगाया जा सकता है या फिर उनको ज़बरदस्ती बेचने को बाध्य किया जा सकता है। अमेरिका के जांच एजेंसी FBI प्रमुख का कहना है कि चीन के लेबोरेटरी से वायरस लीक होने के कारण कोविड-19 पैंडेमिक आया। अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया पनडुब्बी समझौता करने वाले हैं, जिससे ऑस्ट्रेलिया को परमाणु पनडुब्बियाँ मिलेंगी। इसके पहले ऑस्ट्रेलिया के पास परमाणु पनडुब्बी नहीं था और अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और यूनाइटेड किंगडम ने मिलकर ऑकस बनाया है, जिसका उद्देश्य हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति स्थापित करना है। अमेरिकी नौसेना द्वारा दक्षिणी चीन सागर में पारासेल द्वीप समूह के पास विध्वंसक पोत भेजने से चीन ने इसके गंभीर परिणाम की धमकी दी है। पारासेल द्वीप याद रखिएगा, ये दक्षिण चीन सागर में है। कभी कभी प्रश्न ऐसे पूछ लेता है कि यह द्वीप कहाँ पर है। अमेरिका के हिंद प्रशांत नीति के तहत क्वाड और ऑकस का निर्माण किया गया है, जिससे चीन को लगता है कि उसे घेरने का प्रयास किया जा रहा है। शी जिनपिंग चीन के तीसरी बार राष्ट्रपति बने हैं और हान झेंग उपराष्ट्रपति बने हैं और ली कियांग चीन के प्रधानमंत्री बने हैं। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग का कहना है कि वह चीनी सेना को ग्रेट वॉल ऑफ स्टील बनाएंगे। चीन समुद्र के अंदर मैपिंग में
अग्रणी है। इंग्लैंड में जारी जनगणना के नए आंकड़े के अनुसार इंग्लैंड और वेल्स में रहने वाले सभी धार्मिक समूहों में सबसे अधिक पढ़े लिखे और स्वस्थ हिंदू हैं। पाकिस्तान मूल के हमजा यूसुफ स्कॉटलैंड के नए प्रथम मिनिस्टर बने हैं। ब्रिटेन में राजशाही का विरोध हो रहा है। लोग किंग चार्ल्स को स्वीकार करने को तैयार नहीं है। पता नहीं क्यों आज के आधुनिक काल में या लोकतंत्र के युग में ब्रिटेन को क्यों राजतंत्र से इतना लगाव है और जनता भी इसका विरोध कर रही है। बेल्जियम में किसान नाइट्रोजन उत्सर्जन को सीमित करने वाली योजना का विरोध कर रहे हैं। फ्रांस में पेंशन सुधार का विरोध हो रहा है। देखिए, पेंशन सुधार का मतलब है, समझिए कि वहाँ पर काम करने की आयु 62 वर्ष है, जिसको बढ़ाकर 64 वर्ष कर दिया गया है। अब उसी व्यक्ति को पेंशन मिलेगा जो 64 वर्ष तक काम करेगा। इससे क्या हुआ कि लोगों को 2 वर्ष एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा। होता क्या है कि फ्रांस जैसे देशों में निर्भर जनसंख्या ज़्यादा है, इस कारण फ्रांस में इसका विरोध हो रहा है। इंडोनेशिया के बाली में हिंदू नववर्ष नेपी या बाली के मौन दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। विश्व का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी मेरापी जो कि इंडोनेशिया में स्थित है, उसमें विस्फोट हुआ है, जिससे स्थानीय लोगों को कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ा। तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा ने अमेरिका में पैदा हुए मंगोलियाई बालक को तिब्बती बौद्ध धर्म में तीसरे सबसे बड़े धर्मगुरु के रूप में नामित किया है। फिलीपींस और मोरक्को ने अपनाया आधार जैसा सिस्टम। सिंगापुर, नेपाल जैसे 10 देश भारत की मदद ले रहे हैं इस क्षेत्र में। विश्व जल दिवस पर संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट में कहा गया है कि दुनिया के 26% जनसंख्या यानी 2 अरब की आबादी के पास अब भी पीने का साफ पानी नहीं है। और संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने कहा है कि यदि विश्व को जलवायु आपदा को रोकना है तो राष्ट्रों को तेल और गैस के नए खोज व अभियानों को रोकना होगा। प्रवासियों के कारण कनाडा की जनसंख्या में बहुत तीव्र वृद्धि हुई है। संभवतः वर्ल्ड बैंक के अगले चीफ अजय बंगा होंगे। 2026 के फीफा वर्ल्ड कप में कुल 104 मुकाबले होंगे। फीफा द्वारा सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी के रूप में लियोनेल मेसी को चुना है, जबकि स्पेन की एलेक्सिया पुटेलस को सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी के रूप में चुना है। क्रेग फुलटन भारतीय हॉकी टीम के नए कोच होंगे। अब तक आईपीएल पुरुषों का होता था, लेकिन महिलाओं का आईपीएल WPL शुरू हो गया है, महिला प्रीमियर लीग या वुमेन प्रीमियर लीग। इससे महिला क्रिकेट का एक नए युग की शुरुआत हुई है। और महिला प्रीमियर लीग में मुंबई इंडियंस ने पहला चैंपियनशिप जीता है। महिला विश्व चैंपियनशिप भारत में 15 मार्च से 26 मार्च के बीच नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा, जिसका शुभंकर वीरा है। नीतू घंगास और स्वीटी बोरा ने महिला बॉक्सिंग चैंपियनशिप में मेडल जीते हैं। विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में निकत जरीन और लवलीन बोरगोहेन ने भी मेडल जीता है। निकत जरीन विश्व की शीर्ष मुक्केबाज बनी है, जबकि लवलीन ने पहला गोल्ड मेडल जीता है। और भारत को वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में कुल 4 मेडल मिले हैं। मध्य प्रदेश के भोपाल में शूटिंग वर्ल्ड कप का आयोजन किया गया। सीनियर राष्ट्रीय तलवारबाजी में भवानी देवी ने स्वर्ण पदक जीता। मधुसूदन व्हील चेयर टेनिस में एक प्रमुख नाम है। आगे का वीडियो मेंस एग्जाम से संबंधित है। इसके अलावा यह यूपीएससी और स्टेट पीसीएस की परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आपका यूपीएससी का कोई भी एग्ज़ाम है तो आगे का वीडियो जरूर देखें। ये लेख है इंडस वैली पे कि किस तरह से इंडस वैली अपने समकालीन सभ्यताओं से अलग थी। देखिए, ये चर्चा का विषय है, तो हो सकता है कि प्री में वहाँ से कुछ प्रश्न आ जाए। यह लेख शशि थरूर का है, जिसमें ये बता रहे हैं कि किस तरह से आज भी उपनिवेशकालीन मानसिकता सर्वाइव कर रही है, आज भी उसकी प्रासंगिकता बनी हुई है। उपनिवेश काल में भारत से बहुत सारी चीज़ें ब्रिटेन को चली गईं, और भारत क्या है और भारत क्या कर सकता है, इस पर एक लेख है। और 2047 तक भारत विकसित देश की श्रेणी में आने का प्रयास कर रहा है। विकसित देश बनना है तो भारत को संस्थागत सुधार जरूर करने पड़ेंगे। अगर संस्थागत सुधार नहीं करेगा भारत, तो विकसित देश बनना एक टेढ़ी खीर हो सकती है। जब सुधार करेंगे तो उसमें जोखिम भी होगा, और जोखिम का प्रबंधन बहुत जरूरी है। न्यायपालिका में विचारधारा और राजनीति का टकराव जारी है, और कोई भी पॉलिसी बनाए तो उस पॉलिसी का लाभ सबसे निचले दर्जे तक के व्यक्ति को मिलना चाहिए, तभी वह पॉलिसी सफल होता है, तभी वह नीति सफल होता है। एक साथ सभी चुनाव कराने का एक विचार आ रहा है कि एक साथ भारत का लोकसभा, विधानसभा चुनाव करा लिए जाए। इससे चुनाव में खर्चे कम होंगे, समय की बर्बादी कम होगी, और चुनाव तभी सफल हो सकते हैं जब निर्वाचन आयोग स्वतंत्र हो। और निर्वाचन आयोग की स्वतंत्रता संबंधित एक आदेश सर्वोच्च न्यायालय ने दिया है। कुछ फैसलों को जज सही कहते हैं, लेकिन जनता उनसे सहमत नहीं होती है। यह लेख सर्वोच्च न्यायालय द्वारा चुनाव आयुक्त की नियुक्ति से संबंधित आदेश के विपक्ष में लिखा गया है। जब आप चुनाव आयोग में इन नियुक्ति से संबंधित सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर कोई लेख लिखें तो उसके नकारात्मक पक्ष पे भी जरूर लिखें, तभी वह क्वेश्चन कंप्लीट फॉर्म में आएगा। प्रेस फ्रीडम आर्टिकल 19 के तहत मिला हुआ है, और वह लोकतंत्र के विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। दुनिया की बहुत सारी संस्थाएं हैं जो लोकतंत्र की रैंकिंग तय करती हैं, लेकिन लोकतंत्र की रैंकिंग केवल पेपर से नहीं हो सकता। लोकतंत्र तभी सफल है जब आम जनता को उससे लाभ हो, जब वो कल्याणकारी भूमिका में हो।
तभी लोकतंत्र का लाभ है। अगर लोकतंत्र भीड़तंत्र बन जाता है, यानी लोकतंत्र विकृत रूप ले लेता है, तो वह लोकतंत्र के साथ समस्या है। और लोकतंत्र में भीड़तंत्र एक बहुत बड़ी समस्या हो सकती है। वैश्विक संस्थाओं में भारतीय लोग सफल हो रहे हैं, इसका सबसे बड़ा कारण क्या है कि भारतीय बहुत मेहनती हैं और यहाँ पे शिक्षा पर बहुत ज़्यादा जोर दिया जाता है। चाहे व्यक्ति किसी भी वर्ग का हो, उसका ज़्यादा फोकस होता है शिक्षा पे। यही कारण है कि भारतीय वैश्विक संस्थानों में सफल हो रहे हैं। G20 में भारतीय नेतृत्व महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है, जिससे भारत के विकास और भारत के वैश्विक छवि पर सकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। भारत का प्रभाव विश्व के देशों में बढ़ रहा है। भारत में दल बदल एक बहुत बड़ी समस्या थी और इसको रोकने के लिए दल बदल कानून लाया गया और इसे भारतीय संविधान की अनुसूची में भी शामिल किया गया। इसके तहत कुछ निश्चित नियम के तहत ही दल बदल किया जा सकता है। अगर उस नियम का पालन नहीं किया जाएगा तो दल बदल अमान्य हो जाएगा, गैर कानूनी होगा। कुछ मामलों में देखा जा रहा है कि वह दल बदल कानून बहुत ज़्यादा प्रभावी भूमिका नहीं निभा रहा है। ब्लू स्टार ऑपरेशन के बाद लगभग समाप्त प्राय खालिस्तानी मूवमेंट हल्का फुल्का उभार दिख रहा था। भारतीय बलों द्वारा कार्रवाई के बाद यह एक तरह से शांत हो गया। उसको आधार मिलता है विदेशों से, खासकर कनाडा और यूके में रहने वाले खालिस्तान समर्थक लोगों से। भारत में कई विदेशी विश्वविद्यालयों को अपना कैंपस खोलने की अनुमति मिल गई है। इससे भारतीय विश्वविद्यालयों के शिक्षा के स्तर में भी सुधार होगा और शिक्षा का स्तर में सुधार होगा तो भविष्य भी सुधरेगा। यह लेख है कि भारत के उच्च शिक्षा संस्थान में कई अलग अलग नियामकों की ज़रूरत है। देखिए, ये लेख बहुत इंपॉर्टेंट है और ये प्रासंगिक इसलिए है क्योंकि यह बता रहा है कि किस तरह से रील्स या जो आजकल सोशल मीडिया का दौर है उसके कारण युवाओं पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। और मान के चलिए कि मेंस में यहाँ से एक लेख मिल जाएगा आपको। भारत की राष्ट्रपति महामहिम द्रौपदी मुर्मू ने लेख लिखा है, एक बार देख लीजिएगा कि युवा महिलाओं के लिए क्या खास है अमृतकाल में। यह भी भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा लिखा गया है कि किस तरह से भारत में महिला सशक्तिकरण हुआ। यह लेख भी भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी का है, जिसमें वह बता रही हैं कि किस तरह से लैंगिक न्याय के लिए वह बहुत होपफुल है, जेंडर जस्टिस के लिए बहुत होपफुल है। महिलाओं का विकास करना है या जेंडर जस्टिस लाना है तो महिलाओं में वित्तीय साक्षरता बहुत ज़रूरी है। यह लेख बता रहा है कि महिलाओं को किताब पढ़नी चाहिए, उससे उनके अंदर जागरूकता आती है, सशक्तिकरण होता है। प्रौढ़ावस्था के अंत या वृद्धावस्था के प्रारंभ में महिलाओं में मेनोपॉज हो जाता है, जिससे उनके शरीर में कई परिवर्तन होते हैं। तो यह लेख यह बता रहा है कि जिन महिलाओं में मेनोपॉज हो रहा है उनको वर्क प्लेस पर विशेष सुविधाएँ मिलनी चाहिए ताकि वह अपना कार्य सफलता से और सहजता से कर सकें, ईजिली कर सकें। महिलाएँ हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं, कार्य क्षेत्र में भी आगे बढ़ रही हैं, जॉब में भी उनकी पर्याप्त भागीदारी हो चुकी है। फेमिनिज्म महिलाओं को अधिकार दिलाने वाले आंदोलन है। पश्चिमी देशों में अब इसका दूसरा लहर शुरू हो गया है, जिससे महिलाओं के अधिकार को एक नया मोड़ मिलेगा और इससे कई सारे प्रभाव होंगे। बाल विवाह आज भी एक समस्या बनी हुई है। सेम सेक्स मैरिज या समलैंगिक विवाह को अभी भारत सरकार ने मान्यता नहीं दी। ऐसा क्यों है, उस पर यह लेख सोशल जस्टिस पर है। इसमें बताया गया है कि अगर टीकाकरण को सही से लागू किया गया तो बहुत सारी जिंदगियां बचाई जा सकती हैं। भुखमरी को दुनिया से समाप्त करने के लिए कई लोग प्रयासरत हैं, उसी पर ये लेख है। और किस तरह से करप्शन को कम किया जा सकता है, ये आपके पेपर 4 में भी काम आएगा, एक बार इसको जरूर देखिए। और सोशल जस्टिस में भी आएगा और ये आपके एसे में भी यूज़फुल। कुपोषण या माल न्यूट्रिशन को कम करना है तो लोगों को स्थानीय चीज़ों से जोड़ना होगा ताकि वो स्थानीय उत्पाद का सेवन करें, और स्थानीय उत्पाद का सेवन करेंगे तो उनका माल न्यूट्रिशन नियंत्रित हो जाएगा या कुपोषण धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। बदलता हुआ मौसम खेती के लिए खतरा है। मौसम बदल कैसे रहा है? CO2 के बहुत ज़्यादा उत्पादन से या ग्रीन हाउस गैस के बहुत ज़्यादा उत्पादन से तापमान में वृद्धि हुई। तापमान वृद्धि से जलवायु परिवर्तन हुआ। जलवायु परिवर्तन से मौसम बदल रहा है और मौसम परिवर्तन से क्या हो रहा है कि जिस क्षेत्र का जो तापमान है वह बदल जा रहा है। जहाँ पर जितना तापमान था वह उससे बढ़ रहा है। इससे क्या होगा कि कृषि उत्पादकता में कमी आ जाएगी, फसल सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। इससे कई सारी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। सोचिए, अगर खाद्य फसल प्रभावित हुए तो हो सकता है कि भविष्य में दुनिया में खाद्य संकट उत्पन्न हो जाए। इसलिए बहुत बड़ी समस्या है। अगर इसको सही तरह से टैकल नहीं किया गया तो भविष्य में कई सारी चुनौतियां सामने आ सकती हैं। श्वेत क्रांति से तात्पर्य दूध उत्पादन से है। अगर पशुओं के लिए चारा उपलब्ध रहेगा तो श्वेत क्रांति और मजबूत होगी और दूध उत्पादन बढ़ेगा। अगर चारे का उपलब्धता कम होगी तो श्वेत क्रांति पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा या दूध उत्पादन कम होगा। कई सारी संस्थाएं कई सारी चीज़ों के आंकड़े जारी करते हैं। जरूरी नहीं कि सारे आंकड़े सही हो, कुछ आंकड़े लोगों को बरगलाने के लिए होते हैं। गति शक्ति प्लान जुड़ाव को बढ़ाएगा, कनेक्टिविटी को बढ़ाएगा। इसके अंतर्गत रेल संपर्क, ऑप्टिकल फाइबर केबल्स, तेल और गैस पाइपलाइन, बिजली पारेषण लाइन, जल आपूर्ति पाइपलाइन आदि शामिल है। अगर इसको सही से लागू किया गया तो देश के विकास की गति को तीव्र कर देगा। और देश के विकास में लॉजिस्टिक सिस्टम की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अगर लॉजिस्टिक सिस्टम मजबूत नहीं है
तो व्यापार और वाणिज्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, और अगर व्यापार वाणिज्य नकारात्मक रूप से प्रभावित होंगे तो देश का विकास मुश्किल हो जाता है। कई राज्य बहुत सारी चीज़ें मुफ्त दे रहे हैं जिससे उस राज्य के राजकोष पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है, और भारतीय अर्थव्यवस्था मजबूत हो रही है क्योंकि व्यापार में वृद्धि हो रही है। व्यापार वृद्धि हो रहा तो अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। भारतीय अर्थव्यवस्था धीरे धीरे ग्लोबल हो रही है क्योंकि दुनिया के अधिकांश कंपनियां भारत में निवेश कर रही हैं, भारत में उत्पादन कर रही हैं, और अगर कारोबार को आगे बढ़ाना है तो शोध और नवाचार बहुत ज़रूरी है। अगर शोध और नवाचार नहीं होगा तो कारोबार एक समय के बाद मध्यम पड़ जाएगा, उसकी गति धीमी हो जाएगी। यह लेख है भारत को R&D का पावर हाउस बनाने, यानी रिसर्च और डेवलपमेंट का पावर हाउस बनाने के लिए। इसके लिए त्रिपक्षीय अप्रोच की बात कही जा रही है, जिसमें किसी क्षेत्र को क्लस्टर बना देना, विश्वविद्यालयों को भी रिसर्च में शामिल करना, इसके अलावा संबद्ध गतिविधियों का वित्तीयन करना। जब विकास की गति धीमी हो जाती है तो उससे ध्रुवीकरण बढ़ता है, उससे कई सारी समस्याएं होती हैं। ध्रुवीकरण में कुछ लोगों में बंधुता बढ़ेगी और कुछ लोगों में दूरियां बढ़ती हैं। आर्थिक परिवर्तन से भी सुशासन हो सकता है। आर्थिक परिवर्तन होगा तो लोगों के जीवन स्तर में सुधार होगा, वह भी सुशासन ही है। दुनिया कई देश आर्थिक मंदी के शिकार हो रहे हैं या हो चुके हैं, और कुछ लोग भयाक्रांत है कि भारत में भी आर्थिक मंदी आ सकती है, लेकिन ऐसी स्थिति बहुत कम है। कुछ देश वैश्विक व्यापार का लाभ तो लेना चाहते हैं, लेकिन पूरी तरह से वैश्वीकरण नहीं करना चाहते या ग्लोबलाइजेशन से पूरी तरह से अपनी अर्थव्यवस्था को नहीं जोड़ना चाहते हैं। आज की दुनिया 3 खेमे में बटी हुई है। एक ऐसे देश जो व्यापार करना चाहते हैं, वैश्वीकरण के समर्थक हैं। दूसरे ऐसे देश जो राज्य का नियंत्रण चाहते हैं, वैश्वीकरण नहीं चाहते। तीसरे ऐसे देश जो व्यापार तो करना चाहते हैं लेकिन वित्तीय वैश्वीकरण नहीं चाहते हैं। वैश्विक वित्तीय तंत्र में कई अनदेखी समस्याएं सामने आ रही हैं, जिसमें सबसे बड़ी है SVB जैसे बैंक का असफल होना। इसके कारण कई वैश्विक बैंक डूब रहे हैं क्योंकि उन्होंने सही से नियम का पालन नहीं किया, अल्पकालीन निवेश को दीर्घकालीन निवेश में डाल दिया, जिससे बैंक के सामने कई समस्याएं होंगी। अचानक मांग खड़ी हो गई और उस मांग की पूर्ति के लिए उस दीर्घकालीन निवेश को जल्दी लेना पड़ा, जिससे उसमें घाटा हुआ, और उस घाटे की प्रतिपूर्ति के चक्कर में पूरा का पूरा बैंक ही डूब गया। यह इसलिए हो पाया क्योंकि बैंक को विनियमन से छूट मिल गई थी, और ये भारत के एक सबक है कि बैंकों को सही विनियमित किया जाए, नियमों का कड़ाई से पालन किया जाए ताकि बैंक सुरक्षित रहे, लोगों का धन सुरक्षित रहे। और अमेरिका का फेडरल रिजर्व बैंक के गलत डिसीजन के कारण ही कई बैंक डूब गए, और अमेरिका के बैंक के कारण दुनिया के कई अन्य देशों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। अमेरिका के पास फंड है, अपने बैंक को बचा ले रहा है, लेकिन बाकी देशों के पास उतनी सुविधाएं नहीं है या उतने संसाधन नहीं है, और अमेरिका का ये संकट यूरोप में भी पहुंच गया है। स्विट्जरलैंड के भी कई बैंक डूबने के कगार पर है या दिवालिया के कगार पर है। इस ग्लोबल बैंकिंग क्राइसिस से भारत को और दुनिया को सीखने की जरूरत है। इस पे 2 लेख एक बार जरूर देखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। हो सकता है कि UPSC के मेंस में यहाँ से कोई प्रश्न आ जाए। और इस वैश्विक उठापटक में भारत की स्थिति अभी भी सुरक्षित बनी हुई है। चर्चा करें स्वास्थ्य क्षेत्र की, तो अमेरिका में एक एंटी वैक्सीन मूवमेंट चला था, जिससे कई अमेरिकन ने वैक्सीन नहीं लिया। भारत ने जॉनसन एंड जॉनसन के TB के दवाई पर पेटेंट को रिजेक्ट कर दिया है, क्योंकि पेटेंट का एक निश्चित काल होता है, उसके बाद उसको बढ़ाने की मांग की थी जॉनसन एंड जॉनसन ने, जिसको भारतीय कोर्ट ने मना कर दिया। इससे TB के मरीजों को लाभ होगा क्योंकि वो सस्ती दवाइयाँ बन जाएंगी, लोगों के जीवन की रक्षा होगी। लेट लाइफ डिप्रेशन का मतलब है वह डिप्रेशन जो वृद्धावस्था में होता है, और ये बहुत ही खतरनाक होता है। सामान्य डिप्रेशन का तो ट्रीटमेंट हो जाता है, लेकिन इसका ट्रीटमेंट थोड़ा सा मुश्किल होता है। ऑटिज्म एक डिसऑर्डर है, इसमें व्यक्ति सही से सोशलाइज नहीं हो पाता है। उसको अगर सही समय पर पहचान लिया गया तो कुछ हद तक नियंत्रित किया जा सकता है। भारत विश्व में दवा उत्पादन का सबसे बड़ा केंद्र है। दुनिया का करीब 70 से 80% जेनेरिक या सस्ती दवाइयाँ भारत में बनती हैं, किंतु इसके उत्पादन में सबसे बड़ी समस्या है API की आपूर्ति की। API अर्थात एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, जो कि दवाइयों के रॉ मटेरियल है। भारत में ऑनलाइन दवाइयों के सेल होने लगी हैं या बिक्री होने लगी हैं, उनको रेगुलेट करने के लिए एक नया कानून लाया गया है। राजस्थान में राइट टू हेल्थ मिल गया है सबको। इस पे ये लेख है छोटा सा, और ये हो सकता है कि किसी भी एग्जाम में आए तो आपको लिखने में आराम रहेगा। यूनिवर्सल हेल्थ कवर या हेल्थ केयर की तरफ दुनिया को जाना चाहिए, ताकि किसी भी व्यक्ति को स्वास्थ्य से संबंधित समस्याओं के निदान करने में किसी भी तरह की परेशानी ना हो। इसी का एक रूप आपको राजस्थान के राइट टू हेल्थ बिल में दिख जाता है। भारत में बहुत से लोगों की मृत्यु अंग के अभाव में हो जाती है। जैसे एग्जांपल समझिए, किसी व्यक्ति की किडनी दोनों फेल हो गई, तो अब उसे किडनी की सख्त ज़रूरत है। और कोई व्यक्ति ऐसा है जिसका अचानक देहांत हो गया और उसकी दोनों किडनी स्वस्थ है, तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है कि दोनों एक दूसरे से जुड़ नहीं पाते हैं, और जिसको किडनी की ज़रूरत है उसको किडनी मिल नहीं पाती, और जिसके पास किडनी होती है उसकी किडनी उसके साथ ही समाप्त हो जाती है। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार एक ऐसी नीति ला रही है ताकि अधिकतम लोग अपना अंग दान करें, ताकि किसी की मृत्यु अंग के कमी के कारण ना हो। मानव अंग की पूर्ति सही नीति और जागरूकता से ही की जा सकती है,
रोगों के निदान में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली है, क्योंकि इससे रिसर्च और अनुसंधान बहुत ईजी हो जाएगा। भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं में कमियां हैं, उसको कैसे सॉल्व करना, उस पर एक लेख है। भारत की प्राचीनतम चिकित्सा पद्धति आयुर्वेद है, जिसके प्रैक्टिस करने में कई सारी समस्याएं आती हैं। बायो कंप्यूटर से अर्थ है लैब में ऐसे अंग विकसित करना जिनके अंदर सामान्य अंग जैसी क्षमता हो। इससे रिसर्च में विशेष सुविधा होगी। भारत दुनिया का तेजी से उभरता हुआ रिसर्च हब है, लेकिन इस रिसर्च का कुछ हिस्सा ही यूजफुल होता है। भारत दुनिया की तेजी से बढ़ती हुई इकोनॉमी है, जिसमें हर क्षेत्र की प्रगति बहुत तेजी से हो रही है। इस कारण हर क्षेत्र को विशेषीकृत सेफगार्ड की जरूरत है। दुनिया में तकनीक के क्षेत्र में एक नई जंग शुरू हो गई है, जिसमें हर देश दूसरे देश से आगे निकलना चाहता है, और अभी वही देश आगे निकल सकता है जिसके पास मेमोरी चिप या लॉजिक जैसी अत्याधुनिक उत्पादन क्षेत्र हो। स्वच्छ तकनीक भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, ताकि इन क्षेत्रों में तकनीक भी पहुँचे और प्रदूषण भी ना हो। भारत देश में उत्पन्न होने वाले डेटा को नियमित करने के लिए डेटा प्रोटेक्शन बिल ला रहा है। यूरोपीय यूनियन में ये लॉ पहले से आ चुका है, जहां पर कोई भी कंपनी पर्सनल डेटा को एक सीमा से ज़्यादा उपयोग नहीं कर सकती, और वो पूरी तरह से रेगुलेट होगी। सरकार चाहे तो कंपनी से लोगों का डेटा मांग सकती है। हम लोग सूचना क्रांति के दौर में हैं, और इस सूचना क्रांति का आधार वेब क्रांति है। इससे दुनिया को बहुत लाभ हुआ है। सुरक्षित इंटरनेट के लिए सरकार प्रावधान कर रही है। दुनिया में डेटा असीमित मात्रा में उत्पन्न हो रहे हैं, डेटा का बाढ़ लगातार बढ़ रहा है। इसको नियमित करने के लिए भाषा का कानून ला रही है। भारत में जल्दी सेमीकंडक्टर का उत्पादन होगा, जो कि तकनीक की दुनिया में सबसे महत्वपूर्ण है। सेमीकंडक्टर के बिना कोई भी आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद का निर्माण संभव नहीं है। एआई से रोजगार के स्वरूप में परिवर्तन हो रहा है, क्योंकि एआई बहुत सारे कार्य को खुद कर लेगा, लेकिन एआई के आने के बाद कई सारे नए रोजगार के क्षेत्र सृजित होंगे या बनेंगे। तो इससे क्या होगा कि रोजगार या एम्प्लॉयमेंट का नेचर चेंज हो जाएगा, और एआई से कई चुनौतियां पैदा होंगी, जिससे रोजगार का नेचर चेंज होगा। इससे बचने के लिए लोगों को नए स्किल सीखने पड़ेंगे। अब दुनिया में पहले की तरह उपनिवेशवाद या कॉलोनिज्म संभव नहीं है, लेकिन आधुनिक एल्गोरिदम से ये संभव है। इससे बचने का सबसे अच्छा उपाय यही है कि भारत खुद के हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, चिप और लैंग्वेज मॉडल बनाए, जिससे इन चीज़ों को मैनेज किया जा सके। एआई आधारित चैट बॉक्स, चैट जीपीटी में कई कमियाँ हैं, और उनके निदान के लिए GPT-4 जैसे आधुनिक या नए एआई चैट बॉक्स आ रहे हैं। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि ये पूरी तरह से परफेक्ट हो, इनमें भी कुछ कमियां होंगी। जैसे जैसे इनका उपयोग होगा, वैसे इनकी कमियां सामने आएंगी, और एआई से दुनिया के हर क्षेत्र में परिवर्तन होगा, चाहे वो खिलौने हो, चाहे खेल हो, चाहे फिल्म हो, चाहे एनिमेशन हो। और एआई की इस दौड़ को नियमित करने के लिए पॉलिसी की ज़रूरत है। एशिया के अधिकांश देशों में हथियारों की होड़ है, जिसमें भारत भी पीछे नहीं है। भारत भी दुनिया में सबसे ज़्यादा हथियार आयात करने वाले देशों में से एक है, और हथियारों का ये होड़ इन देशों की अर्थव्यवस्थाओं पर नकारात्मक प्रभाव डालता है। इससे इन देशों के महत्वपूर्ण संसाधन हथियारों पर खर्च हो जाते हैं, जिन्हें इन देशों के विकास पर खर्च करना चाहिए। और हथियारों का ये होड़ है क्यों? इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि कुछ देशों की अर्थव्यवस्था हथियारों पर ही टिकी है। जैसे अमेरिका को वॉर इकोनॉमी भी कहा जाता है, माने दुनिया में कहीं भी युद्ध होता है तो उससे लाभ अमेरिका को होता है। तो इन चीज़ों से बचना चाहिए। हथियारों के दौर से दुनिया को या एशिया को समझना चाहिए कि हथियारों का कोई लाभ नहीं है, युद्ध से कुछ नहीं होता। विवादों को बातचीत से हल किया जाए। रूस और यूक्रेन में युद्ध के बाद दुनिया में ध्रुवीकरण स्टार्ट हो गया है, लेकिन इस ध्रुवीकरण में भी भारत जैसे देश आज भी किसी के साथ नहीं है। ये ध्रुवीकरण दुनिया को पीछे ढकेलेगा, इससे दुनिया को कोई लाभ नहीं है। बेहतर यह है कि युद्ध से बाहर आएँ और वार्ता से समस्याओं को हल करें, विवादों को हल करें। भारत में स्वदेशी रूप से बने हेलीकॉप्टर में कुछ समस्याएं सामने आ रही हैं, लेकिन उससे भारत अपने स्वदेशी हेलीकॉप्टर प्रोग्राम को छोड़ नहीं सकता। उन कमियों का शीघ्र ही निदान किया जा सकेगा। इसरो मून पर मिशन भेज रहा है, उसके लिए और ज़्यादा फंड की जरूरत है, ताकि इसरो ज़्यादा अच्छे ढंग से और प्रभावशाली ढंग से कार्य कर सके। पृथ्वी के ऑर्बिट पर उपग्रहों का स्थापित करने, अन्य ग्रहों उपग्रहों पर मिशन भेजने, इसके अलावा स्पेस स्टेशन स्थापित करने के कारण अंतरिक्ष में या पृथ्वी के ऑर्बिट में बहुत सारे स्पेस कचरे इकट्ठे हो गए हैं, जिनसे कई समस्याएं हो सकती हैं यदि इन्हें सही से सॉल्व नहीं किया गया, क्योंकि ये छोटे से कचरे बड़े बड़े उपग्रहों को तबाह करने में सक्षम है। हिमालय क्षेत्र में भूकंप के झटके लगातार महसूस किए जा रहे हैं। इसका सबसे बड़ा कारण है कि वहाँ पर अनावश्यक विकास करना, अनियमित विकास करना, और वैज्ञानिक भूकंप से बचने की तैयारी कर रहे हैं। इसके लिए सबसे ज़रूरी है कि भूकंप का सही तरह से पूर्वानुमान लगाया जा सके। अगर इसकी भविष्यवाणी पहले से की जा सकी तो भूकंप के खतरे को बहुत हद तक कम किया जा सकता है। भूकंप आने के बाद लोगों के जान माल की रक्षा के लिए क्विक रिस्पांस टीम होना चाहिए, ताकि वह तुरंत एक्टिव हो और लोगों की मदद करे
और जन धन की हानि कम से कम हो। ग्रीन हाउस गैसों के ज़्यादा उत्सर्जन के कारण ग्लोबल वार्मिंग देखा गया, उसके कारण जलवायु परिवर्तन हो रहा है। इसी कारण भारत में हीट वेव्स बढ़ रहे हैं, उनका एरिया बढ़ रहा है। हीट वेव उन क्षेत्रों में भी चल रहे हैं जहाँ पहले हीट वेव नहीं देखा जाता था। इससे लोगों की कार्य क्षमता प्रभावित होगी, कुछ लोग के स्वास्थ्य भी खराब हो सकते हैं और कई लोगों की जान भी जा सकती है। और जलवायु परिवर्तन के कारण मौसम के खौफनाक लक्षण दिख रहे हैं और ये खौफनाक लक्षण तब तक जारी रहेंगे जब तक इसको सही से नियंत्रित ना किया जाए। तापमान बढ़ रहा है, जलवायु परिवर्तित हो रहे हैं, इससे मौसम का मिजाज लगातार चिंताजनक बना हुआ है। क्लाइमेट चेंज से कैसे बचा जाए उसके लिए गाइडलाइन जारी होना चाहिए कि इन परिवर्तनों में कैसे सर्वाइव करना है, कैसे कृषि को बचाना है, कैसे अपने जीवन की रक्षा करनी है। भारत के कुछ क्षेत्रों में बाढ़ की स्थिति रहती है तो कुछ क्षेत्रों में सूखा की स्थिति रहती है। इस समस्या के निदान के लिए भारत सरकार ने नदी जोड़ो परियोजना बनाया था ताकि नदियों को जोड़कर बाढ़ वाले क्षेत्र के अधिक पानी को सूखे वाले क्षेत्र में पहुंचाया जाए, जिससे बाढ़ और सूखे दोनों से राहत मिल सके। किंतु इस परियोजना में सबसे बड़ी समस्या यह है कि कुछ नदियों में प्रदूषण स्तर बहुत अधिक है, जिससे कि दूसरी नदियां प्रभावित हो रही हैं। इसके अलावा नदी जोड़ो परियोजना के नकारात्मक पक्ष पर पर्यावरणविदों ने भी चेतावनी दी थी, जिस पर शुरुआत में ध्यान नहीं दिया गया। जल की बर्बादी के कारण जल संकट बढ़ रहा है और अगर जल संकट को कम करना है या समाप्त करना है तो जल का सही प्रबंधन जरूरी है। इसके अलावा तकनीक के द्वारा महासागर के जल का उपयोग से भी जल संकट को कुछ हद तक कम किया जा सकता है और जल संकट से उभरने की सख्त ज़रूरत है, क्योंकि जल ही जीवन है। अगर जल संकट से नहीं उभरा गया या इसे सही से प्रबंधित नहीं किया गया तो जल के कारण कई लोगों की जानें जा सकती हैं। और जल का प्रबंधन तभी सही होगा जब नदियों की सेहत सही रहेगी। छोटे जल निकायों या वाटर पॉन्ड्स को पुनर्जीवित करना बहुत ज़रूरी है, जिससे स्थानीय जल की जरूरत की पूर्ति की जा सके। यूरोपीय यूनियन क्लाइमेट का प्रयोग अपने व्यापार लाभ के लिए कर रही है। इसके तहत कार्बन टैक्स लगाया जा रहा है, जिससे कि यूरोपीय देशों को लाभ हो। भारत की नई नीतियों ने जैव विविधता के प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसके कारण भारत में विलुप्त हो चुके चीता को पुनर्स्थापित किया जा रहा है। इसके अलावा मैंग्रोव का क्षेत्र बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। शेरों की संख्या बढ़ रही है, बाघों की आबादी बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। शोधकर्ताओं का मानना है कि बढ़ते प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन के कारण जैव विविधता पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। कई वन्य जीवों के अस्तित्व पर संकट बना हुआ है। ESG या इन्वायरमेंटल सोशल एंड गवर्नेंस रेगुलेशन पर्यावरण के विकास में विशेष सहायक होगी। इससे कॉर्पोरेट क्षेत्र पर्यावरण के विकास में सहायक होगा और पर्यावरण को कम से कम क्षति पहुंचाएगा। यदि शहरी संपन्नता को अस्थायी बनाना है तो हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट या टिकाऊ विकास की ओर जाना होगा, अन्यथा यह शहरी संपन्नता कुछ समय के बाद समाप्त हो जाएगी या यह सीमित हो जाएगी या कम हो जाएगी। अपने उत्पादों के लिए या अपने प्रोडक्ट्स के लिए कंज्यूमर न तलाशें, बल्कि ऐसे प्रोडक्ट्स बनाएं या ऐसे उत्पाद बनाएं जिनके कंज्यूमर पहले से हों। उससे पर्यावरण पर नकारात्मक प्रभाव कम से कम पड़े। प्लास्टिक असल में कोई समस्या नहीं है, असली समस्या मानव ही है। अगर इसका दुरुपयोग और अत्यधिक उपयोग करना बंद किया जाए तो प्लास्टिक का समस्या अपने आप समाप्त हो जाएगी। हर शहर या मानव बस्ती से कचरे निकलते हैं, अगर उनका सही से उपयोग किया जाए तो उससे ऊर्जा बनाया जा सकता है, उससे उस शहर या उस बस्ती को लाभ हो सकता है। दुनिया में कोई भी देश तभी आगे बढ़ सकता है जब उसके पास ईंधन स्वतंत्रता हासिल हो। वर्तमान के अधिकांश ईंधन भविष्य में यूजफुल नहीं रहेंगे या फिर समाप्त हो जाएंगे, इसलिए भविष्य के वैकल्पिक ईंधन की ओर दुनिया बढ़ रही है। इसके तहत पेट्रोल में इथेनॉल मिलाया जा रहा है। हाइड्रोजन उत्पादन को बल दिया जा रहा है ताकि हाइड्रोजन से ऊर्जा लिया जा सके। भारत ग्रीन शिपिंग की ओर बढ़ रहा है, जिससे कि पानी के जहाज के संचालन में प्रदूषण कम से कम हो। सोलर ऊर्जा या सोलर एनर्जी या सौर ऊर्जा बहुत लाभकारी है, लेकिन उससे उत्पन्न होने वाले कचरे यानी फोटोवोल्टेइक सेल जो है वो एक समस्या है, जिनको मैनेज करना बहुत ज़रूरी है। अगर इन्हें मैनेज नहीं किया जाएगा तो ये बहुत बड़ी समस्या बन जाएंगे। न्यूक्लियर फ्यूजन रिसर्च पर जोर दिया जा रहा है। फ्यूजन रिसर्च का मतलब है जब ईंधन के दो अणुओं को जोड़कर कोई तीसरा अणु बनाया जाएगा, उसमें जो मास की क्षति होगी उसके कारण भारी मात्रा में ऊर्जा का निर्माण होता है और इसी के अनुसंधान में दुनिया प्रयासरत है। इसके लिए इंटरनेशनल थर्मो न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर भी बनाया गया है ताकि इस टेक्नोलॉजी के निर्माण को गति मिल सके और दुनिया को सस्ती स्वच्छ ऊर्जा मिल सके। और अगर हाइड्रोजन मिशन को आगे बढ़ाना है तो उसके लिए मजबूत नीति की जरूरत होगी। इस वर्ष 2 भारतीय फिल्मों को ऑस्कर अवार्ड सम्मानित किया गया है, तो इसलिए हो सकता है कि यहाँ से कोई आर्टिकल लिखने को आ जाए, तो देख लीजिएगा। इसके अलावा इसका डिटेल वीडियो
चैनल पर उपलब्ध है, चाहे तो वहां जाकर देख सकते हैं। भारत लगातार प्रयासरत है कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में उसे भी अस्थायी सदस्यता मिल जाए। भारत के विकास और उसके प्रभाव में वृद्धि के साथ साथ लगातार ऐसा देखा जा रहा है कि भारत के दोस्त और दुश्मनों की स्थिति अजीब सी बनी हुई है और भारत दुनिया के नए वर्ल्ड ऑर्डर में मध्यम मार्ग अपना रहा है। इसके कारण भारत न यूक्रेन को समर्थन करता, न रूस को समर्थन करता है, लेकिन रूस से तेल ले रहा है। भारत और चीन लगातार एक दूसरे के प्रतिस्पर्धी भी हैं और कई जगह पे ये एक दूसरे का सहयोग भी कर रहे हैं। भारत और ऑस्ट्रेलिया के संबंधों में एक नई शुरुआत देखी जा रही है। इसके अलावा भारत और जर्मनी के संबंधों में भी प्रगति देखी गई। जापान भारत के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। इस कारण ऐसा माना जा रहा है कि जापान भारत का न केवल एक अच्छा एलाई होगा, बल्कि एक बहुत अच्छा मित्र भी साबित होगा। भारत और बांग्लादेश के संबंधों में कई संभावनाएं हैं जिससे इनके रिश्ते और भी मजबूत हो सकते हैं। इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क में कई सुधार की ज़रूरत है और इंडो पैसिफिक क्षेत्र में ऑकस नामक एक एलाई बना हुआ है जिसमें ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट्स शामिल हैं। सऊदी अरब और ईरान के रिश्ते कभी भी अच्छे नहीं थे, लेकिन चीन के मध्यस्थता से इनमें एक संधि हो गई है, जिसके बाद पश्चिमी एशिया में शांति को बल मिलेगा। दूसरी तरफ कई चुनौतियां भी सामने आएंगी, इसलिए सऊदी अरब और ईरान के रिश्तों को समझने की ज़रूरत है। जो काम अमेरिका नहीं कर पाया वो काम चीन ने कर दिया, इसलिए पश्चिमी एशिया में चीन का महत्व या प्रभाव बढ़ रहा है और अमेरिका का प्रभाव सीमित हो रहा है या घट रहा है। शी जिनपिंग एक बार फिर से चीन के राष्ट्रपति चुने गए हैं। इसके बाद इन्होंने चीनी सेना को मजबूत करने की बात कही है, जिससे तनाव की स्थिति बनी हुई है। रूस और यूक्रेन के युद्ध से कई समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, जिससे भारत को सीखने की ज़रूरत है। रूस और यूक्रेन के युद्ध ने तय कर दिया है कि अमेरिका एकमात्र महाशक्ति नहीं है। एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था का अंत सामने आ रहा है या अंत होने वाला है। इस युद्ध को कैसे रोका जाए, इसके लिए दुनिया लगातार प्रयासरत है। इस युद्ध को रोकने के लिए चीन भी प्रयासरत है, किंतु चीन का यह प्रस्ताव रूस की ओर झुका हुआ प्रतीत हो रहा है। इसी दौरान रसिया और बेलारूस का संबंध सामने आया है, जिसमें रसिया बेलारूस में अपने न्यूक्लियर हथियार रखने वाला है, जिससे पश्चिमी देश में तनाव की स्थिति बनी हुई है। चीन के अत्यधिक सस्ते उत्पादों या आक्रामक व्यापार नीति या डंप नीति के कारण अमेरिका ने अपने फ्री ट्रेड व्यापार या लेसेस फेयर नीति को परिवर्तित किया है और अपने देश के व्यापार के हित के लिए कई प्रतिबंध लगाए हैं। दुनिया के कई देश मुद्रास्फीति और वित्तीय अस्थिरता से जूझ रहे हैं। ऐसे में IMF की भूमिका बढ़ रही है। IMF का बेलआउट देश के अल्पकालीन ऋण संकट को समाप्त कर देता है, लेकिन उसके कारण उन देशों की नीतियों में हस्तक्षेप होता है। चीन की कूटनीति या आक्रामक नीति का उत्तर देना बहुत ज़रूरी है, तभी उसके आक्रामक नीति को नियंत्रित किया जा सकता है, उसके नकारात्मक प्रभाव को कम किया जा सकता है। चीन द्वारा भविष्य की कार्यनीति पर एक फ्रेमवर्क बनाया गया, जिस पर यह लेख है। ऑकस हिंद प्रशांत क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण संगठन है, जिसमें ऑस्ट्रेलिया की भी महत्वपूर्ण भूमिका है। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक करें, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।